एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। सो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने जो अपना सब्जेक्ट था 50 मार्क्स का ऑडिट, उसका हमने क्या देख लिया था, बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, किसका कितना कितना वेटेज है। हमने बात की थी अपने पास 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। और इसमें से पार्ट ए का वेटेज कितना था 10 मार्क्स का, पार्ट बी का कितना था 30 मार्क्स का, एंड देन जो पार्ट सी था अपना लास्ट वाला उसका भी कितना था 10 मार्क्स का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हम सीक्वेंस रखने वाले हैं, सबसे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट ए का बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग वो कर लेंगे। देन हम कंपनीज एक्ट वाला पूरा पोर्शन कर लेंगे 30 मार्क्स का, पार्ट सी कर लेंगे 10 मार्क्स का, और फिर हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स अपने बचे हुए हैं पार्ट ए के वो अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज जो अपना फर्स्ट चैप्टर है पार्ट ए का, जो कि कौन सा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। कौन सा चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने जो ऑडिटिंग का मीनिंग होता है वो सब हमने पढ़ लिया था, कौन कौन सी टाइप की बेसिकली ऑडिट होती है उसका भी हमने ओवरव्यू देख लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी हो सकती है ऑडिट, उसके अलावा भी जो है नॉन फाइनेंशियल ऑडिट भी होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट्स भी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो हमने बात की थी, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने प्रोसेस देख लिया था। आपको याद होगा प्रोसेस क्या होता है, पहले प्री प्लानिंग होता है, ठीक है, नॉलेज ऑफ बिजनेस वगैरह लेता है ऑडिटर, देन अपना आता है प्लानिंग, देन अपना आता है एग्जीक्यूशन, और फाइनली अपना क्या आता है, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सब हमने बेसिक जो है वो लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। देखो सबसे पहले तो आपको वही है, ऑडिटिंग का आपको मीनिंग गिवन है, ठीक है। तो ये वैसे हमने कर लिया है कवर, एक बार हम इसको यहाँ से रीड कर लेते। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि जो आपका टर्म है ऑडिट, ऑडिट जो वर्ड है ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वाले लैटिन वर्ड से आया है, ऑडायर, और इसका मतलब क्या होता है, टू हेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू हेयर। अब यहाँ पे टू हेयर का ऑडिट से क्या मतलब है, देखो पहले आपको पता है ऐसा होता था कि पहले सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती थी, है ना, इतना ज्यादा डिटेल में अदर एस्पेक्ट्स की ऑडिट नहीं होती थी, और उसमें भी एकदम बेसिक होता था कि ऑडिटर जो है वो सुनता था एक्सप्लेनेशन जो मैनेजमेंट दे रहा है, जो उसके एम्प्लॉयज दे रहे हैं, तो सुनना एक्सप्लेनेशन वगैरह को, जो उनकी बातें हैं जो वो बोल रहे हैं उसको सुनना, तो उससे निकल के आ गया। तो ऑडिटर हेयर द एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द ऑफिसर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगर हम बात करें तो ऑडिट का मीनिंग हम दो पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, एक है नैरो पर्सपेक्टिव और एक है अपने पास में क्या, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नैरो पर्सपेक्टिव वही है जो पहले चलता था कि ऑडिट ओनली लिमिटेड थी टू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट होगी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होगी, ऐसा चलता था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। तो वो एक नैरो पर्सपेक्टिव है। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या बोला, एग्जामिनेशन दोनों की होगी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नैरो में क्या बोला, एग्जामिनेशन ओनली ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बेसिक, ठीक है। अब हमें ऑडिट की कुछ डेफिनेशंस जो है जो कि हमें गिवन है, अब अलग अलग डेफिनेशंस है, ऑब्वियस सी बात है आपको सारे डेफिनेशन याद करने की जरूरत है भी नहीं, आपको होगी भी नहीं, ठीक है। तो एक जो हमने कल डेफिनेशन की थी आप वो याद कर लोगे तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो अपना आईसीएआई है, उसने हमें डेफिनेशन दी है ऑडिट की एज पर जनरल गाइडलाइंस ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, जो कि आईसीएआई ने इशू की है, तो उसमें उन्होंने ऑडिट की डेफिनेशन हमें बताई है। देखो क्या बोला, क्या है ऑडिट, एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of data, statement, records, operation, performance, financial और otherwise of an enterprise for a stated purpose। अब आप मुझे बताओ जो डेफिनेशन हम लोगों ने कल पढ़ी थी वो ऐसी ही तो थी, तो मीनिंग और डेफिनेशन ये सब चीजें सेम ही रहती है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अब आईसीएआई क्या बोल रहे हैं, देखो ये दो टर्म्स तो आपको याद रखने ही है। कौन से दो टर्म्स, सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और कुछ याद आए चाहे मत आए, ये दो जो है वो कीवर्ड्स है आपको लिखने हैं। सिस्टमैटिक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होती है, प्रॉपर सिस्टम है, और इंडिपेंडेंट हमने बात की थी, ऑडिटर एकदम बायस्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, वो एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। इसीलिए तो हमने बात की थी कि प्रैक्टिसिंग सीए होता है, प्रैक्टिसिंग सीएमए होता है, करेक्ट। तो सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, अब कंपनी में जो भी सारी चीजें होती है सबको चेक करो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, हर टाइप की ऑडिट होती है, तो इसीलिए
जिस भी चीज की आप ऑडिट कर रहे हो उस चीज को आप चेक करो, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए साफ साफ लिख दिया, फाइनेंशियल भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है, फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा भी हो सकती है, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, इतनी सारी होती है। ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। अब यहाँ पे स्टेटेड पर्पस क्या है? ओपिनियन देना। ये तो हमने कल बात की थी ना। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ऑडिट करता है ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके, ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सब आगे आ जाएगा अभी अपना। और अच्छा, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो कि हमें गिवन है, किसमें? एसए 200। अच्छा, ये एसए क्या होते हैं? आपने एएस सुना होगा। एएस तो क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। वैसे ही एसए होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो उनको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे सीए वगैरह जो भी है, जब वो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे होते हैं तो उनको ऐसे मानने होते हैं। आप लोग कॉस्ट ऑडिट करोगे तो आपके भी स्टैंडर्ड्स है, लेकिन वो इंटर में नहीं है, वो आपके फाइनल में आएंगे। हम जब फाइनल में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट वाला अपना एक सब्जेक्ट है, वहां पे हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन से कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मानने हैं, ठीक है। ऐसे तो अब यहाँ पे ये वाले ऐसे जो हैं, ये किसके लिए हैं? सीए के लिए, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए। तो उसमें जो ऐसे 200 है। अच्छा, एमसीक्यू में कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसे किसके बारे में बात करता है, तो हेडिंग वगैरह। तो अब जब एमसीक्यू पढ़ोगे तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो अपना ऐसे 200 है, किसके ऊपर है? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। तो वैसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इस वाले जो ऐसे है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, इसका नंबर क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप एक बार देख लेना एमसीक्यूज। चलो आगे देखो क्या है। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वही सेम चीज बोली, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size, legal form, when such examination is conducted with a view to express an opinion thereon। सेम ही चीज बोली है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसे है, मैंने आपको बताया ये सीए के लिए होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए होते हैं, तो यहाँ पर इसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर ली है स्पेसिफिकली ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट वाली एंटिटी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट वाली एंटिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका साइज क्या है, उसका लीगल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? कंपनी है तो उसमें ऑडिट जो होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होती है, वो मैंडेटरी है। व्हेन सच एग्जामिनेशन, और ये जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है? ऑडिटर क्या देगा? अपना ओपिनियन देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वो सेम ही चीज है और घुमा फिरा के दे रखा है, ठीक है। तो आप एक डेफिनेशन इसमें से याद कर लेना। चलो अब इसके बाद में आ जाओ अपने ऑडिटिंग के असेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं। बहुत ही सेम ही चीज है, जो डेफिनेशन है उससे ही फीचर्स निकल के आएंगे। पहला, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी हम ऊपर पढ़कर आए, चाहे फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, कीवर्ड कीवर्ड याद करते चलो। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा और एज पर प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया। अभी तो हमने बात की जैसे अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गिवन है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गिवन है, ठीक है। और तो ये जो भी स्टैंडर्ड, जो भी क्राइटेरिया गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करनी होती है इंडिपेंडेंटली। अच्छा, जो हमारा ऑडिटर है, अब हमने कल ही बात की थी, हम एक एक्सपर्ट से, एक प्रोफेशनल से ऑडिट करवाएंगे, बिकॉज उसी को तो नॉलेज होगी। तो कोई ऐरा गैरा मुंह उठा के ऑडिट कर सकता है क्या? नो, ऑब्वियसली। तो जो ऑडिटर है आपका, वो कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे होगा? अगर वो प्रैक्टिसिंग है। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। ये हमने बात की थी कल ही कि बिना एविडेंस कलेक्ट करे आप अपना ओपिनियन कैसे बना सकते हो? आपको क्या पता चलेगा कि कंपनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपने बोल दिया, हम क्यों मान लें आपकी बात? ठीक है, हो गए तुम प्रोफेशनल यार, हम कैसे मान लें? भगवान तो हो नहीं, ठीक है। तो एविडेंस लेकर आओ तब हम आपकी बात मानेंगे, बेसिक बात है। तो एविडेंस कलेक्ट करना होगा, उनको इवेल्युएट करना होगा, और उसके बाद ही आपको अपना ओपिनियन देना होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। और आपको याद होगा, ओपिनियन जो है ऑडिटर कहां पर प्रेजेंट करता है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। अब क्योंकि कल हमने पूरे स्टेजेस जो है ऑडिट के पढ़ लिए, तो आपको समझ में आ रहा है ना। वरना अगर मैं आपको वो स्टेजेस नहीं बताती तो आपको समझ नहीं आता एविडेंस कौन से कब कलेक्ट करने हैं, क्यों कलेक्ट करने हैं, ओपिनियन कहाँ देगा, रिपोर्ट क्या होती है। इसीलिए पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे वाले चैप्टर्स आपको बहुत इजीली समझ में आते जाएंगे, ठीक है। चलो अब आपको एक डिफरेंस गिवन है बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। डिफरेंस बिटवीन करना है हमें, बहुत सिंपल है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलो सबसे पहले तो मीनिंग लिख दोगे, दोनों का मीनिंग लिख दोगे। अब अकाउंटिंग तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अकाउंटिंग क्या होती है? तो अकाउंटिंग इज कलेक्शन
अकाउंटिंग इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ डेटा टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा होती है, आप उस डेटा को कलेक्ट करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो। देन आपको याद होगा एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, वो सारे जो आपके अकाउंटिंग के स्टेप्स आते हैं वो सब आपको इसमें लिख देना है। ऑडिट के डेफिनेशन हम भी पढ़कर ही आए हैं। अब आप एक चीज सुनो, आपको अलग अलग जगह पे हो सकता है ऑडिट की अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिले, अलग अलग एज इन मीनिंग वही निकलेगा, वर्ड्स अलग होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, बट आप एक काम करना, अलग अलग जहां पर भी डेफिनेशन आ रही है आप अलग अलग तो याद वैसे भी नहीं रख पाओगे कि अच्छा ये टॉपिक में हमें ये वाली लैंग्वेज लिखनी है। कोई जरूरत नहीं है बार बार डेफिनेशन याद करने की, एक डेफिनेशन मैक्स टू मैक्स 2 डेफिनेशन याद कर लो, ये वाली जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी है ना, आई से एआई वाली और एस से वाली, बस ये लिख के आ जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड देयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली, क्योंकि हम देखो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसने ऑडिटिंग में भी स्पेसिफिकली किसके बारे में मेंशन कर दिया है, जो फाइनेंशियल वाली ऑडिट होती है, पर आप नॉर्मली दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल और अदरवाइज करके आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम बात करें अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन ऑडिट कब होती है, ऑडिट होती है जब पूरा काम हो जाता है, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे बन जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे बन जाते हैं, उसके बाद हम चेकिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चेकिंग करते हैं, तो उसे क्या बोल रहा है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद आप चेकिंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में, इट मेजर्स, क्या मेजर करता है, बिजनेस इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। ये तो आपको पता है ना, अकाउंटिंग मॉनेटरी होती है, ऑब्वियसली बात है, जो डेटा को हम फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को तो आप अकाउंटिंग में लिखते हैं, और ये एक लिमिटेशन भी होती थी, हम पढ़ते थे बचपन में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको मेजर करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो, फिर कम्युनिकेट करते हो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, कैसे कम्युनिकेट करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, सिंपल है ना। और ऑडिटिंग में रिव्यू करना होता है, ठीक है, इसमें पूरा काम करना है। अकाउंटिंग में हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ऑडिट में हम उसका एग्जामिनेशन, उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो इट रिव्यूज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, वही वही चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग जो है, आप अकाउंटिंग करने के लिए आप किसी ऑडिटर को तो लेकर नहीं आओगे, मैनेजमेंट ही करेगा, मतलब वहीं पे ही कंपनी में अकाउंटेंट होता है, उसका काम होता है, देन उसके काम को मैनेजमेंट चेक करता है। तो अकाउंटिंग में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स या ओनर्स जो भी हैं, कि उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने हैं इस तरीके से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली बन सके। ऑब्वियसली बात है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, देन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो जो आपके स्टार्टिंग के हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें सही होंगी तो ही तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पी&एल बैलेंस शीट सही बनेंगे। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। पर ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। ऑडिटर मैनेजमेंट का पार्ट होता है क्या, नो, हमें पता है ऑडिटर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट का पार्ट होगा तो वो बायस्ड होगा, वो क्यों बताएगा सच, वो झूठ ही बोलेगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया है। तो ऑडिटर जो होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ही करते हैं, ये पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, जो सीए होता है, प्रैक्टिसिंग सीए, उसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ही करते हैं, ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिव्यू और रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, अकाउंटेंट का काम बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के ऊपर रिव्यू करना नहीं है, रिपोर्ट करना नहीं है, ओपिनियन देना नहीं है। अकाउंटिंग का काम ये नहीं बताने का है कि सही है कि गलत है, नहीं, ये काम किसका है, ऑडिटर का। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ओपिनियन के साथ में, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंट किसके लिए काम करता है, हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट के लिए, ऑब्वियसली बात है ना, वो कंपनी का बंदा है तो वो जो है मैनेजमेंट के लिए काम करेगा, डायरेक्टर जैसा बोलेंगे वैसे काम करेगा, मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वैसे काम करेगा। बट ऑडिटर मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करता है, मैनेजमेंट उसको बोलेगा हमें ऐसे चाहिए, आप ये लिखो रिपोर्ट में, या हमें ऐसे काम करके दो, नहीं करेगा भाई, वो सीए है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, प्रैक्टिसिंग है, उसको जो सही है वो चीज लिख के बतानी है।
ठीक है, और वो अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, शेयर होल्डर्स को। तो वो मैनेजमेंट का नौकर नहीं है, मैनेजमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। तो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है हु इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स या ओनर्स, मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे पहले ये पढ़ो, ऑडिटर कुड बी हेल्ड लायबल टू थर्ड पार्टीज ऑल्सो, नो सच लाइबिलिटी इज देयर इन अकाउंटिंग। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर ऑडिटर, जैसे आपको याद होगा हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ी है सारी चीजें, तो कंपनीज एक्ट में हम लोग बात करते हैं, आपको याद है हमने प्रोस्पेक्टस वाला एक टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर हमने डिस्कस किया कि अगर ऑडिटर कुछ गलत चीज लिख देता है कि हाँ जैसे प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है, बट स्टिल उसने लिख दिया, क्या लिख दिया कि नहीं प्रोस्पेक्टस एकदम सही है, और सामने वाले जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनका लॉस हो गया, तो ऑडिटर लाइबल होगा, है ना। तो इसीलिए ऑडिटर थर्ड पार्टीज को कभी कभी लाइबल हो जाता है अगर वो ऐसी उल्टी फुल्टी हरकतें करेगा। बट अकाउंटेंट जो है वो थर्ड पार्टी को लाइबल नहीं होगा, अकाउंटेंट तो मैनेजमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की लाइबिलिटी आएगी वो अलग से आ जाएगी, डायरेक्टली अकाउंटेंट थर्ड पार्टीज को लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अकाउंट्स मेंटेन करना जो है, क्या वो सब जगह मैंडेटरी है? नहीं। हम लोग जानते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इंडिविजुअल वगैरह हो गया, इनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है ना, तो मे नॉट बी मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल्स या स्मॉल पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन जैसे कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, इनमें मैंडेटरी हो जाता है। सेम ऑडिट में भी वैसा ही है, हमने कल ये बात की थी कि ऑडिट जो है इंडिविजुअल वगैरह हो गए, पार्टनरशिप वगैरह हो गए, इनके लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कंपनीज वगैरह हो गई उनके लिए मैंडेटरी होता है, एलएलपी में लिमिट्स होती है। ठीक है, तो ये तो सिमिलर सी ही चीज है। और लास्ट है अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग होती है? अकाउंटिंग होती है एएस और इंडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एएस और इंडियस के अकॉर्डिंग होगी। और जो आपकी ऑडिटिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? एसए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये अपना पूरा डिफरेंस बिटवीन हो गया अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, एक और हमें डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। एक और डिफरेंस किसके बीच में है? ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। अब देखो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आप लोग जानते हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर हम कोई मान लो फ्रॉड है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्राइम हमें अगर लगता है कि क्राइम हो रहा है, तो उस केस में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोनों में ही फॉल्ट फाइंडिंग कैरेक्टर है, दोनों में ही हम कमियां निकाल रहे हैं, दोनों में ही कुछ गलती हुई है, कुछ गलत हुआ है, हम उसको ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस है। अब देखो डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, ऑडिट का डेफिनेशन में वापस से नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज सेम है। इन्वेस्टिगेशन पे आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स with a view to ascertain any fact for some special purpose which varies from assignment to assignment। क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन में भी हम एग्जामिनेशन करेंगे कंपनी के अकाउंट्स का, कंपनी के रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, लेकिन वहां पर हमारे पास में एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे लेट्स से कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, कंपनी में कोई कॉर्पोरेट नेचर का क्राइम हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी में करप्शन, ब्राइबरी, ये सारी जो चीजें हैं वो हो रही है, कंपनी में फ्रॉड वगैरह जो है ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, या कंपनी में मान लो कि इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये क्या होती है? जैसे कंपनी के जो लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनके पास में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जिसका वो मिसयूज करते हैं, शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह कर लेते हैं, खुद का प्रॉफिट बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये सब जो है वो कंपनी में फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, कंपनी में क्राइम वगैरह होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। जब कोई पर्टिकुलर टाइप का कॉर्पोरेट फ्रॉड होगा वो तभी होगा, वो तभी होगा। और इन्वेस्टिगेशन हमेशा सेम होगा क्या? नहीं। अब फ्रॉड अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन भी अलग अलग टाइप का होगा, और जब फ्रॉड होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन ऑडिट तो हमेशा होगी, ऑडिट सेम तरीके से ही होगी, ऑडिट का पर्पस सेम रहेगा, बट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस अलग अलग, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रॉड, क्या टाइप का फ्रॉड है हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। करेक्ट। अच्छा, ऑडिट का स्कोप वाइड होता है। जैसे अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है? वही प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो लॉ बताएगा। ठीक है, अभी जैसे हम कंपनीज एक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि आप अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे होते हो, मतलब फाइनेंशियल ऑडिट अगर आप लोग कर रहे होते हो, तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, अगर मान लो कि मैंडेटरी नहीं है कहीं पे ऑडिट, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, तो वहां पर जो ओनर होगा, ठीक है, मतलब जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को, वो बताएगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। और देखो उसमें वो पूरा चेक करेगा कंपनी को, है ना, पूरा वो चेक करेगा, ओवरऑल चेक करेगा सब कुछ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन का स्कोप लिमिटेड है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गलतियां हैं, एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। वहां पे ज्यादा फोकस सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर। तो वहां पे हम कह सकते हैं लिमिटेड। और इसके अलावा पीरियड या एरियाज। अच्छा, एरिया तो हमने बात कर ली, जैसे डिपार्टमेंट हो गया। पीरियड मतलब क्या है, जैसे लेट्स से अगर फ्रॉड हुआ है मान लो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, तो हम ज्यादा फोकस उस मंथ पे करेंगे। अगर हमें फ्रॉड मिल गया तो हम फिर बाद में बाकी रिमेनिंग मंथ्स को चेक नहीं करने आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरे पूरे साल चल जाती है या साल से भी ज्यादा चल जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, क्या टाइप का फ्रॉड है, क्या टाइप की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। बट ऑडिट में फिक्स रहता है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट आपकी एनुअल बेसिस पे होगी तो हर साल होनी है वो, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है भाई ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है वो बताना। और इन्वेस्टिगेशन हमें पता है किसके लिए होती है, स्पेशल पर्पस के लिए होती है। जैसे एग्जांपल दिया है, मान लो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में एक कोई नया पार्टनर आ रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है पुराने वाले पार्टनर्स पहले से फ्रॉड करके बैठे हैं, नया पार्टनर पहुंचा फंस गया, उसके ऊपर भी लायबिलिटी आ गई। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म में है तो लॉसेस, बट नए पार्टनर को बुलाने के लिए दिखावा किया जा रहा है कि प्रॉफिट्स है, तो वो वाला पार्टनर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है कि भाई मुझे एज अ पार्टनर यहाँ पे ऐड होना है, आप मुझे बताओ इन्वेस्टिगेट करके कि क्या यहाँ पे सब कुछ सही है या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। अच्छा, ऑडिट का प्रोसीजर। ऑडिट का प्रोसीजर जो है, जैसे हमने बात की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दे रखे हैं, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स भी दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ऑडिट है वो होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में होता है एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर। अब इसके लिए मुझे आपको एक चीज समझानी होगी जो कि आपके पूरे ऑडिट में काम आएगी। देखो, एक टॉपिक होता है या एक हम कहते हैं टेक्निक होती है ऑडिट में, दैट इज व्हाट, सैम्पलिंग। ठीक है, अब सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको याद होगा कल हमने बात की थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मुझे 25-26 ईयर की ऑडिट करनी है, करेक्ट। अब 25-26 की अगर मुझे ऑडिट करनी है तो उस केस में आपको पूरे साल की ऑडिट करने के लिए आपको पता है सिर्फ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना इतना ही टाइम मिलेगा, जैसा भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आपको पूरे साल की ऑडिट करने के लिए कितना सा ही टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पूरे साल में हम बात करें तो कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए होंगे। तो क्या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है सारे के सारे ट्रांजैक्शन को 100% एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हो। इतने सारे ट्रांजैक्शन जो एक साल में काम हुआ है, अब अगर आप उसको 2 महीने में ट्राई करोगे तो नहीं। जैसे मान लो आप लोग भी हो, अब आप लोग कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द ईयर से क्लासेस लेना स्टार्ट कर लेते हैं, उनके पास पूरा साल होता है, दिसंबर में अटेम्प्ट है तो वो जनवरी से क्लासेस ले लेते हैं, तो उनके पास है। अब किसी का दिसंबर अटेम्प्ट है और वो क्लासेस ही सितंबर में ले रहा है, तो वो पूरा कर पाएगा क्या, वो नहीं कर पाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, लिमिटेड पड़ेगा वो, है ना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनका वेटेज ज्यादा है वही पढ़ेगा, जो बहुत ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको स्किप करेगा। तो ऑडिट में भी यही होता है जिसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है 100% एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो कंपनी में 1 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं या 1,000 ट्रांजैक्शन हुए, तो वो सारे के सारे चेक नहीं करेगा, वो रैंडमली एक सैंपल उठा लेगा। ठीक है, उसकी भी टेक्निक्स होती है, हम पढ़ेंगे बाद में जाके कि आप सैंपल कैसे पिक करोगे। बट सबसे बेसिक टेक्निक होती है आपकी आपकी रैंडम सैंपलिंग। रैंडमली आप उठा लो, जैसे मान लो आपके 100 ट्रांजैक्शन है, आपने डिसाइड किया कि मुझे 30 ट्रांजैक्शन चेक करने हैं, तो अब आप रैंडमली कोई से भी 30 ट्रांजैक्शन उठा लोगे। ऐसे नहीं करना है 1 to 30 उठा लिए, या ऐसे नहीं करना है कि आपने 71 के बाद वाले 100 तक उठा लिए, ऐसे लाइन से नहीं करना है। उसे तो हम रैंडम बोलेंगे ना जब आपने ऐसे ही कोई से भी उठा लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सबकी होनी चाहिए सिलेक्ट होने की। तो आपने रैंडमली उठा के 100 में से कोई से भी 25, 30, 35 ट्रांजैक्शन चेक कर लिए। अब अगर वो 30 ट्रांजैक्शन सही है तो आप अपना पूरे 100 पे ओपिनियन दे दोगे कि हाँ कंपनी बढ़िया है। ठीक है, और अगर 35 ट्रांजैक्शन आपको लगता है बहुत खराब है, फ्रॉड है उसमें, तो फिर आप और ज्यादा चेकिंग करोगे, फिर ओपिनियन दोगे, ठीक है, कि नहीं ये तो सारे ही खराब है। तो इस तरीके से सैम्पलिंग होती है ऑडिट में। डिटेल में इसका एक अपना चैप्टर भी है, बट वो हम बाद में बात करेंगे आपको, बट आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात बताओ, इन्वेस्टिगेशन में सैम्पलिंग हो सकती है क्या। इन्वेस्टिगेशन में आपको फ्रॉड ढूंढना है, आपको क्राइम ढूंढना है, वहां पे तुम सैंपल लगा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। उस केस में वहां पे हमें 100% एग्जामिनेशन करना होता है, वहां पर हमें
100% एग्जामिनेशन करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंडेड होता है, यानी इन डेप्थ होता है और ज्यादा, बिकॉज वहां पे क्योंकि क्राइम है तो हम वहां पे किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते, हम वहां पे सैम्पलिंग वगैरह वाली चीजें नहीं कर सकते, हमें इन डेप्थ ही करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अपना नेक्स्ट क्या है, एविडेंस। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह को इवेलुएट करेगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे वो अपना जो भी एविडेंस वगैरह है वो कलेक्ट करेगा। जैसे अभी हमने बात करी कि उसने 100 ट्रांजैक्शन में से 30 का सैंपल ले लिया, 100 ट्रांजैक्शन में से 30 का सैंपल ले लिया, तो वो 30 के बेसिस पे पूरे 100 के ऊपर अपना ओपिनियन दे देगा। अच्छा 30 सही है तो 100 भी सही हो गया, ऑब्वियस बात है ना। रैंडमली जैसे मान लो 100 बच्चों की क्लास है, ठीक है, मुझे चेक करना है कि तुम नोट्स बनाते हो अपनी कॉपी में या नहीं बनाते हो। अब मैं 100 के 100 बच्चों को क्यों चेक करूं, मैं रैंडमली मैंने ऐसे 30 स्टूडेंट्स के कॉपीज मंगवा के चेक किया, उन 30 स्टूडेंट्स ने अपने बहुत अच्छे खासे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं अपना ओपिनियन क्या बना लूंगी, यार ये तो अच्छी क्लास है। मैंने जिन भी 30 स्टूडेंट्स को रैंडमली चेक किया उनकी कॉपीज में नोट्स हैं, तो मेरा ओपिनियन क्या बन जाएगा, 100 के 100 बच्चे अच्छे हैं इस क्लास के। और अगर उन 30 बच्चों की कॉपीज में बिल्कुल घटिया नोट्स हैं, है ही नहीं, पेपर फट रखा है, इतनी घटिया हैंड राइटिंग हो रखी है, तो मैं अपना ओपिनियन क्या बनाऊंगी, सारे बेकार है। तो उसे हम कहते हैं बेसिकली परसुएसिव एविडेंस, जिसका मतलब आप कुछ सिचुएशन को देख के बाकी पूरे के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन में हमें हर एक चीज का खुद का प्रॉपर कंक्लूसिव एविडेंस होना जरूरी है। हम किसी सिचुएशन के बेसिस पे, सर्कमस्टेंस के बेसिस पे ओपिनियन नहीं बना सकते कि अच्छा बाकी सब इनका सही है, 30 सही है तो बाकी 100 भी सही होंगे। वो आप ऑडिट में कर सकते हो, बट इन्वेस्टिगेशन में आप वो चीज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमें सब्सटैंशियल कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, जो चीज हम चेक कर रहे हैं हम उसी का प्रॉपर एक एविडेंस लेंगे, ठीक है, इन डेप्थ होगा। अच्छा अप्रोच पे आ जाओ। अच्छा ऑडिटर की अगर हम लोग बात करें तो ऑडिटर होता है स्केप्टिकल बट नॉट सस्पिशियस। अच्छा शक्की, स्केप्टिकल का मतलब होता है शक करना। देखो हमेशा जैसे आप लोगों है ना, अपने जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली अपनी मम्मी होती है, तो अगर आप एक बात बताओ, फेब्रवरी के टाइम पे अगर आप ये बोलोगे कि मम्मी हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, तो मम्मी क्या बोलेगी, वाह बेटा बहुत पढ़ाई करते हो, जाओ जाओ तुम, है ना। वो पहले तो शक ही करेंगी ना कि फेब्रवरी के टाइम पे जो है इनकी एक्स्ट्रा क्लास कैसे हो रही है। तो एक भले ही आपकी एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास हो रही हो, आप सच में पढ़ने जा रहे हो, बट मम्मी के माइंड में एक बार तो आएगा ही, तो वो थोड़ी सी तो वेरिफिकेशन करेंगी ना, अच्छा क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्या टाइमिंग है, कब जाएगी, कब आएगी वापस, ठीक है। और मान लो आप थोड़ा सा तैयार होके चले गए, ठीक है, थोड़ा सा आपने जो अच्छे कपड़े पहन लिए या थोड़ा सा आप जल्दी चले गए, तो वो आपके ऊपर पक्का शक करेगी, है ना, क्योंकि अच्छा तो रोज तो ऐसे ही मुंह उठा के जाती है, बिना नहाए जाती है, आज तो तैयार होके कैसे जा रही है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक बेसिक है ना, कि वो आपकी मम्मी है तो वो आपके ऊपर शक करेंगे अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर मंथ के कुछ डेज में आप कहीं पे एक्स्ट्रा क्लास भूल के जा रहे हो। तो ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल है, बेसिक है, थोड़ी बहुत वो इंक्वायरी कर लेंगी। पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि वो हर बार आप पे इतना हद लेवल का शक करके आपका पीछा कर रही है, आप जहां जा रहे हो, आप क्लास में गए हो कि नहीं गए हो, वहां तक पहुंच जाए वो, है ना। इतना एक्सट्रीम लेवल तक जो है वो तभी करेगा पर्सन जब उसका जो शक है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। जैसे लेट्स से आपने ये बोला कि आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना है, तो अगर वो आपको थोड़ा बहुत इंक्वायरी करती है तो ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्केप्टिकल, कि बेसिक आपको थोड़ा बहुत तो शक करना पड़ेगा, ठीक है, वो जरूरी भी है। लेकिन अगर उनको मान लो जो जिस आपने एक्स्ट्रा क्लास का बोला था वहां से मैसेज चला जाए मम्मी के फोन पे कि आज एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल हो गई है या आज के दिन कोई एक्स्ट्रा क्लास है ही नहीं, ऐसा आ जाए, और फिर भी आप ये बोल के जा रहे हो कि एक्स्ट्रा क्लास है, तब सस्पिशियस, तब शक, आपका मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग शक है ना। तब आपको पता है कि कुछ दाल में काला पक्का है, यानी अब वो छोटे लेवल का शक नहीं है जो अपन नॉर्मली करते हैं, अब कुछ ना कुछ है। अब तो ये तो पता है कि भाई क्लास ऑफ है, क्लास नहीं है, तो अब वो आपका पीछा कर सकती है, अब आपके फ्रेंड को कॉल करके पूछ सकती है, वो सारी चीजें होंगी। तो वो सारी चीजें ऑडिट में नहीं होंगी। ये सारी जो चीजें हैं जहां पे एकदम प्रॉपर कोई चीज है, ठीक है, वो सस्पिशियस हम उसे बोलते हैं, सस्पिशन बोलते हैं हम उसे, वो आपका किस में होता है, वो आपका होता है इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है ना कि फ्रॉड हुआ है, अब वो फ्रॉड एक्चुअली हुआ है, किसने किया है, कब हुआ है, किसकी हेल्प से हुआ है, वो सारी चीजें में फाइंड आउट करना है। बट हमें ये तो पता है कि फ्रॉड हुआ है, तो ये चीज किस में होती है, इन्वेस्टिगेशन में। ऑडिट में क्या हम ये सोच के जाते हैं फ्रॉड है, फ्रॉड को ढूंढना है, नहीं, ये सोच के हम लोग नहीं जाते हैं।
इसीलिए हम इस केस में कह रहे हैं ऑडिटर जो होगा वो स्केप्टिकल है। हाँ ठीक है, उसको एक एक चीज को, ऐसे नहीं है कि मैनेजमेंट ने कुछ भी बोल दिया और आप ऐसे ही एक बार में मान जाओगे। आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, चेक करोगे, थोड़ा बहुत शक करोगे, वेरीफाई करोगे। पर इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है कुछ गलत है, और क्या गलत है, क्यों है, कैसे है, आप वो डिटेल में फाइंड आउट करोगे। तो वो सस्पिशन से ही बिगिन होता है। देन हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसको प्रूव करने के लिए। और लास्ट है पीरियोडिसिटी। ऑडिट एक रूटीन एक्सरसाइज है, मतलब आपको पता है ऑडिट जो होती है वो होती है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो वो हर साल में एक बार होना कंपलसरी है ही। पर इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉब्लम है तभी होगी, ठीक है। और 2 महीने के लिए भी हो सकती है, 4 महीने के लिए भी हो सकती है, 1 साल से ज्यादा के लिए भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये अपना डिफरेंस आ गया किसके बीच में, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना नेक्स्ट है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। अब देखो प्रिंसिपल्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो कुछ प्रिंसिपल्स उसे फॉलो करने होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ एक तरीके से रूल्स जो कि उसे फॉलो करने होंगे जब वो ऑडिट कर रहा है, और ये ऐसे 200 में गिवन है। अब इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लो। क्या है वो ट्रिक, आप याद कर लो निमोनिक से, बेसिकली आईसीएसआई, रेपो और डी। क्या है, आईसीएसआई, देन रेपो एंड देन डी, ठीक है। आईसीएसआई, रेपो और डी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब देखो आई से क्या है अपना, आई से है अपना इंटेग्रिटी। आई से अपना क्या है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। आई से अपना क्या है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। इसका मतलब जो अपना ऑडिटर है, आपको पता है ऑडिटर कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल भी कैसे भी उसको इम्पार्शियलिटी नहीं दिखानी है कि मैनेजमेंट ने कुछ बोल दिया आप उसकी बातों में आ गए और झूठ ओपिनियन दे दिया, नहीं। ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ऑनेस्ट होना है, झूठ नहीं बोलना है, सिंसियर, इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना है। तो ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। आई हो गया अपना। चलो आई के बाद में अपना क्या है, सी। सी से क्या है, आपको क्या मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा अगर आपने लॉ में जो एथिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी, बिकॉज वहां पे आपको याद है हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़े, ठीक है। तो वो यही तो है, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब प्रोफेशन को, प्रोफेशनल को मानने होते हैं। अब आप यहाँ पे सीए है ये, या सीएमए है या सीएस है, प्रोफेशनल ही तो है, वही तो ऑडिट कर रहा है तो उसको मानने हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्लाइंट के बारे में या जिस कंपनी के आप ऑडिट कर रहे हो उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन जो कि सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, तो अपने पेट में रखनी है, आपको बतानी नहीं है, ढिंढोरा नहीं पीटना है जाके। लेकिन इसके एक्सेप्शंस थे, अगर कंपनी खुद ही बोल दे बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बता दो, या लॉ बोले, कोर्ट में बुलाया गया है आपको, जज आपसे पूछ रहा है तब आपको बताना पड़ेगा। तो अगर कोर्ट ने बोला है, लॉ ने बोला है बताना पड़ेगा तब बताना पड़ेगा, या क्लाइंट बोल रहा है बता दो तब बता दो, ठीक है। वरना आपको नॉर्मली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं करना है डिस्क्लोज। नेक्स्ट है एस। एस से क्या है देखो, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। एस से क्या है आपका, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। बेसिक सी चीज है, ऑडिटर ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि डम है, बिल्कुल अक्ल ही नहीं है उसको, खुद को ही समझ में नहीं आएगा तो वो क्या समझ के क्या बताएगा शेयर होल्डर्स को कि सही है कि गलत है। खुद के पास में स्किल्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एग्जाम करके, ऑब्वियस सी बात है आप जब तक आर्टिकलशिप नहीं करोगे आपको क्या पता प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। तो एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा आईसीएस हो गया। अब आई, आई से क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका अपना आगे एक चैप्टर भी आएगा। इंटरनल कंट्रोल्स, आई से बेसिकली आपको क्या याद रखना है, इंटरनल कंट्रोल। देखो क्या होता है, कंपनी अपने लेवल पे, ऑब्वियस सी बात है अगर कंपनी में ऑडिट हो रही है तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं खुद से कुछ नहीं करूंगी, हम तो फ्रॉड करेंगे, हम तो एरर करेंगे, ऑडिटर की ड्यूटी है वो ढूंढ के बताएगा हमें। ऐसा नहीं होता, खुद के लेवल पे भी तो आपको कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर। जैसे अगर लेट्स से आप लोग हो, है ना, अब आप लोग हो तो आपको खुद को भी तो अपने मन से आना चाहिए कि हमें सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ क्लास देखी काम खत्म, क्लास में हमने 1 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, फैकल्टी के साथ में, फिर तो हम बुक ही नहीं खोलेंगे। अब तो हम डायरेक्टली जब टेस्ट होगा या जब एग्जाम होगा तब हम जाके लिख कर आ जाएंगे जो हमने क्लास में पढ़ा है। तो सेल्फ स्टडी को अगर कोई बच्चा जो है फोकस नहीं देता है उसके ऊपर, उसको इग्नोर करता है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको अगर लग रहा है आपको क्लास देख के सब कुछ समझ में आ रहा है, आप एग्जाम में जाओगे आप नहीं लिख पाओगे चीजें।
सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ गया हो। ठीक है, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, अगर मान लो हो भी गया, ठीक है, सब्जेक्ट इजी है या जो भी है, हो भी गया, फिर भी जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे एग्जाम। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम कंपनी को भी अपने लेवल पे इंटरनल कंट्रोल लगाने होते हैं। भाई खुद से आप फ्रॉड और एरर को कंट्रोल करो ना, कोई दूसरा बंदा आपको आके बताएगा तो आपकी इंसल्ट होगी शेयर होल्डर्स के सामने, क्या मतलब है, पेनल्टी लग जाएगी बाद में आके, क्या मतलब है, खुद से कंट्रोल करो। ठीक है, तो वो कंट्रोल करना होता है, और ऑडिटर को आके चेक करना होता है कि भाई कंपनी अपने लेवल पे कितना कंट्रोल कर रही है, कंपनी का खुद का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कंपनी का खुद का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। ठीक है, आईसीएसआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, ठीक है, आईसीएसआई। अब आईसीएसआई की हमें रेपुटेशन मेंटेन करनी है। आप ऐसे याद कर लो कि मैं सीएस हूं तो मुझे आईसीएसआई की रेपुटेशन मेंटेन करनी है, और मेरा नाम तो डी से है ही, ठीक है, तो ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। चलो, अब आईसीएसआई हो गया, अब रेपो पे आ जाओ। अब आर, आर क्या है, रिपोर्टिंग आप लोग जानते हो, हमने कल ही बात की थी। ऑडिटर जब जो है अपना पूरा ऑडिट कर लेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद अपना ओपिनियन देगा, तो ओपिनियन को कहां पर प्रेजेंट करेगा, अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये सब प्रिंसिपल्स है, सब रूल्स है, आपको मानना होगा अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो रिपोर्टिंग। ठीक है, देन आता है आर के बाद ई। ई से क्या है, ऑडिट एविडेंसेस, बेसिक सी बात है। ओपिनियन अगर बनेगा तो वो किसके बेसिस पर बनेगा, एविडेंसेस के बेसिस पे तो बनेगा। तो ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं एविडेंसेस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्वांटिटी में भी एविडेंसेस होने चाहिए और उनकी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है 100 एविडेंस कलेक्ट कर लिए, अरे गरे काम के ही नहीं है। हम लोग लिखते हैं ना 5 पेज का आंसर लिखकर आ गए, अरे भाई रेलेवेंट भी तो होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 लाइन का आंसर लिखकर आ गए 7 मार्क्स में, वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी होनी चाहिए एविडेंसेस की। नेक्स्ट हमने कल ही बात कर ली थी प्लानिंग। सबसे पहला जो स्टेप आपका होता है, मतलब बेसिकली प्री प्लानिंग के बाद में प्लानिंग करना होता है हमें। ठीक है, तो प्री प्लानिंग में वो क्या लेगा, केओबी, इसको आप प्री प्लानिंग लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों का साथ में दे रखा होता है प्री प्लानिंग। और इसके बाद में आपको ऑडिट प्लान वगैरह प्रिपेयर करना है टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। काम कैसे करना है, ऑडिट कैसे करनी है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, अच्छा, ये जितनी भी सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, अलग अलग आपके पार्ट में चैप्टर्स हैं। प्लानिंग का आपका एक अलग से पोर्शन दे रखा है, ऑडिट प्रोग्राम का दे रखा है, एविडेंसेस का टॉपिक दे रखा है, रिपोर्टिंग का एक चैप्टर दे रखा है अलग से। तो ये सब डिटेल में भी आएगा अभी शॉर्ट शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। अच्छा, आर ई पी, पी के बाद क्या है, ओ। ओ से क्या है, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। देखो क्या होता है, ऑडिटर है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अकेला बंदा सब कुछ कर सकता है, भगवान तो है नहीं वो। तो अब उसका स्टाफ भी होगा, आर्टिकल्स, एम्प्लॉयज, ये सब भी होंगे, और कभी कभी उसे एक्सपर्ट ओपिनियन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज ऐसा नहीं कि आपको आती हो। कभी कभी जैसे मान लो कोई लॉ का प्रोविजन है, तो हो सकता है कि उसको एक एडवोकेट या सीएस की रिक्वायरमेंट पड़ गई, कोई कॉस्टिंग का प्रोविजन है, उसको आपकी हेल्प की जरूरत पड़ गई, तो एक्सपर्ट्स ही तो हैं ये सब। तो वो अपना स्टाफ, अपने एम्प्लॉयज या किसी एक्सपर्ट से अगर हेल्प ले रहा है, और मान लो उन्होंने काम करने में कुछ गलती कर दी, तो क्या आप ऑडिटर होकर ये बोल दोगे गलती तो उसकी है, उसको पकड़ो जाके उसको जेल में डालो। मेरा आर्टिकल है, मेरा एम्प्लॉयर, तो क्या हो गया, गलती तो उसकी है, नहीं, गलती आपकी मानी जाएगी, बिकॉज आपके बोलने पे वो काम कर रहा है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, तो आपको उनका काम सुपरवाइज करना है और आप ही उनके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। और लास्ट है रेपो के बाद हो गया डी। डी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। देखो, ऑडिटर ने बिगनिंग से लेके एंडिंग तक जो भी काम किया, केओबी लिया, ठीक है, प्लानिंग किया, एविडेंसेस कलेक्ट करे जो भी है अलग अलग, और क्या उसका कंक्लूजन निकल के आया, क्या उसका ओपिनियन है, ये सारी की सारी चीजें ऑडिटर को मेंटेन करके रखनी होती है, जैसे हम बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसने क्या एविडेंसेस कलेक्ट करे, वो सब मेंटेन करना होता है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं उसमें। ठीक है, इसका भी एक टॉपिक आगे आ जाएगा। तो पूरा काम आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि हमने ये सारा काम किया है एज अ प्रूफ। आगे जाके कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए कि आपने तो इनकम्प्लीट काम किया, आपने तो चेक ही नहीं करा, एविडेंसेस ही नहीं कलेक्ट करे। सब कुछ हमारे पास में रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आपको रखने हैं अपने पास में। तो ये अपने क्या हो गए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना नेक्स्ट है। अपना नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, ठीक है, इसका मतलब ऑडिट में वो क्या क्या चीजें बेसिकली करेगा, क्या क्या चीजें कवर्ड है। तो सबसे पहले तो क्या बोला, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए।
ट्रस्टवर्दी मतलब जो भी लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए, और सफिशिएंसी मतलब जितना कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए वो सब कुछ है, कुछ चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कंपनीज एक्ट, और जो भी कंपनी के ऊपर एएस या इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है कंपनी को वो मानना है, तो क्या कंपनी ने वो माना है कि नहीं माना है वो भी आपको चेक करना है, ऑब्वियस सी बात है। और अपना देखो ऑडिटर अपना क्या लगाता है, प्रोफेशनल जजमेंट। एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो या जब आप जो भी है अपना ये आर्टिकलशिप वगैरह करोगे, तो आपको क्या एक सेट पैटर्न, एक आपको फ्रेमवर्क, आपको एक फॉर्मेट देंगे कि ऐसे ऑडिट होगी हर कंपनी में, आप जिस भी कंपनी में जाओगे ऐसे काम करना है? या क्या मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये पेपर आएगा, आपको उसमें यही लाइन लिख कर आनी है, यही पॉइंट एज इट इज? क्वेश्चन घुमाकर भी तो आ जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन घुमा के आगे, जैसे अभी तो चलो आप इंटर में हो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जब आप फाइनल में जाओगे तो स्पेशली लॉ में आपकी बहुत सारी केस स्टडीज आएंगी, तो क्या एज इट इज उठ के आ जाएंगी क्या, क्या अच्छा जो हमने बुक में लिखी हुई है वही आ गई, या जो लास्ट ईयर आई है वही आ गई? नहीं, चेंज होके आएगी सिचुएशन। प्रोविजन वही रहेगा बट सिचुएशन तो डिफरेंट है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कैसे करना है, आपको अपना जजमेंट यूज करना होगा कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे आंसर लिखना है। सिमिलरली ऑडिटर भी अलग अलग कंपनी में जाएगा तो एक सेट पैटर्न नहीं है, हर कंपनी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग टाइप का फ्रॉड होता है, थोड़ी होता है पहले से पता होता है अच्छा ऐसा ही फ्रॉड और यही फ्रॉड सब कंपनी में होगा। नहीं, जो बंदा फ्रॉड कर रहा है वो अलग अलग टाइप से फ्रॉड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको भी अपना खुद का जजमेंट यूज करना है कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है। हर सिचुएशन में सेम टाइप के एविडेंस कलेक्ट नहीं होंगे, हर सिचुएशन में सेम प्रोसेस नहीं लगेगा। मतलब कि अगर मुझे 5 एविडेंस कलेक्ट करने थे पहली वाली कंपनी में, तो मुझे यहाँ पर भी 5 ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जजमेंट यूज करना होता है, प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। चलो, तो ये अपना हो गया स्कोप ऑफ ऑडिट, बेसिक सा था। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमने कल भी डिस्कशन किया था। 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो वही है, टू गिव एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, ये तो हम कल से बात करते हुए आ रहे हैं। सेकेंडरी क्या होता है, टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑडिट कर रहे हो, आप एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, चेकिंग करोगे, तो उसके ड्यूरेशन में अगर कंपनी में एरर्स है, अगर फ्रॉड्स है, तो वो भी आपको मिलते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर वो आपको मिलते जाएंगे तो वो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में भी अपना ओपिनियन देना रिपोर्ट में, और अगर फ्रॉड्स या एरर्स मिले हैं तो उनके बारे में भी आपको बताना है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑडिट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, मतलब ऑडिट जो है उससे बेनिफिट हो रहा है और भी लोगों को। जैसे सबसे पहले क्या बोला है, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बात है, हमने कल ही बात की थी, शेयर होल्डर्स ओनर्स है बट वो 24/7 कंपनी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो कहीं डायरेक्टर्स उनके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन करके उनको बुद्धू तो नहीं बना रहे, ठीक है। तो ऑडिटर आके ये सब चीजें चेक करेगा, तो शेयर होल्डर्स भी सेफ और सिक्योर फील करेंगे कि हाँ अब ये लोग कुछ गलत नहीं कर पाएंगे बीओडी, क्योंकि ऑडिटर बैठा है, वो चेक करके हमें बता देगा। तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा और उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। टैक्स इवेजन, हम लोग जानते हैं टैक्स ऑडिट भी होती है, तो कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी जिससे कंपनी अपनी इनकम कम शो कर दे, इनकम कम शो करके टैक्स इवेजन कर दे, ऐसा कंपनी नहीं कर पाएगी अगर ऑडिट होगी तो। फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है कंपनी में फ्रॉड्स या एरर्स, फ्रॉड्स के थ्रू हो सकता है कि डायरेक्टर्स जो है वो रिटर्न जो है वो कम दे दें शेयर होल्डर्स को, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैनिपुलेट करके ज्यादा शो कर दे ताकि नए लोग अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट कर दे। नहीं, जितना रिटर्न है एक्चुअल वो आपको बताना है, ना ज्यादा करके ना कम करके, तो वो ऑडिट से ही इंश्योर होगा। फेयर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, कभी कभी कंपनीज, आपको याद होगा हमने ये भी बात की थी लॉ में, है ना, हमने केस स्टडीज पढ़े थे लिफ्टिंग ऑफ वेल में, याद करो कि कंपनीज बहुत बार ऐसा काम करती है एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन, रेम्यूनरेशन, बोनस ये सब ना देना पड़े, तो कंपनी अपनी इनकम कम शो कर लेती है, ठीक है। तो वो सब चीजें भी तो नहीं होंगी अगर ऑडिट हो रही है। इंश्योर रीजनेबल प्राइसेस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि गुड्स एंड सर्विस जो प्राइसेस कंपनी चार्ज कर रही है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी कंपनी क्या कर लेती है, गलत गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अडल्ट्रेशन कर रही है, मतलब मिलावट वगैरह कर देती है, तो ये सब चीजें भी ऑडिट में फाइंड आउट हो जाती है। एंड फाइनली कंप्लायंस विद CSR पॉलिसीज, ठीक है। इसका मतलब कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है,
ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है, CSR किया है कि नहीं किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी को सोसाइटी के ऊपर कुछ खर्चा करना होता है, ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज को, तो वो किया है कि नहीं किया है वो भी ऑडिट में चेक हो जाता है। तो ये सब जो है बेनिफिट्स भी हैं ऑडिट के। अच्छा, ये तो हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा जो अपना SA 200 है, SA 200 है, उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर SA, इसमें हमें ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, ठीक है। अब ये ऐसे है तो मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे, जो अपने फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है CA वाली, है ना, उसके लिए। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या गिवन है, सेम सी ही चीज है, लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडिफाई करती, ठीक है। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो क्या आप ये बोल सकते हो, 100% अश्योरेंस दे सकते हो कि अच्छा अगर ऑडिट हो गई तो अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कंपनी में एक भी फ्रॉड, एक भी एरर गलती से भी नहीं रहा होगा? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? इसीलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि ऑडिट की भी अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं। इसका मतलब ऑडिटर ने अगर ये बोल दिया तो देखो, पहली बात तो वो अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो इंसान ही। और दूसरी चीज हमें पता है कि ऑडिटर सैम्पलिंग करता है, ठीक है, 100% एग्जामिनेशन तो करता ही नहीं है। तो अगर 30 ट्रांजैक्शंस उसने चेक किए तो 30 के बेसिस पे हम लोग जानते हैं ना कि वो 100 ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है। चेक तो वो 30 कर रहा है, 30 सही निकल गए तो ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी की किस्मत अच्छी हो, वो 30 ट्रांजैक्शन जो उसने चेक करे वो सही निकल गए हो। जो बाकी के 70 ट्रांजैक्शन है उसमें भी तो थोड़े बहुत फ्रॉड या एरर हो ही सकते हैं ना, जो नहीं पकड़ में आए उसे। तो इसीलिए ऑडिट की भी खुद की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए हम 100% श्योरिटी अभी भी नहीं दे सकते हैं कि अच्छा ऑडिट हो गई तो बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल एरर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑडिट कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देगा, ऑडिट हमेशा क्या देगा, रीजनेबल अश्योरेंस, कि हाँ अगर हमने ऑडिट कर लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, मेजोरिटी या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा परसेंटेज की हम श्योरिटी ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पर स्टिल कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रह सकती है। अब आप लोग भी एग्जाम में जाते हो, आपने मान लो सब कुछ पढ़ाई कर ली, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या आप ये बोल सकते हो कि मुझे तो 100% पेपर आता ही होगा बिकॉज मैंने तो पूरा स्टडी मैट कवर कर लिया? कहीं ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है ना कि जो आपको नहीं आएगा, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ चांसेस रहते ही हैं। तो इसीलिए हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं ऑडिट करने के बाद भी, ऑडिटर भी ऑडिट करने के बाद सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ही दे सकता है, ठीक है। मतलब अच्छी खासी उसने 80-90% बोल दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जो चीजें हैं, फ्रॉड्स हैं, एरर्स है, वो बच ही जाते हैं। उसका रीजन क्या है, ऑडिट की अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया सैम्पलिंग हो गया, वो अपना खुद का जजमेंट यूज कर रहा है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं ना, वो अपना जजमेंट लगा रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो जजमेंट है, ह्यूमन जजमेंट है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे मटीरियलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि ऑडिटर हर एक चीज पे इक्वल फोकस नहीं देता है, मटेरियल आइटम्स पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजों पे वो ज्यादा फोकस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो रह जाती हैं वहां पर भी तो फ्रॉड्स या एरर्स होने के चांसेस होंगे ही ना। इसीलिए कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि ऑडिट एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता है, ऑडिट हमेशा क्या देता है, रीजनेबल अश्योरेंस, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का अपना टॉपिक अभी आगे आ जाएगा। अच्छा, तो टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। एक ये टर्म बहुत यूज होता है ऑडिट में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब देखो छोटे मोटे मिसस्टेटमेंट्स हैं जो मटेरियल नहीं है। छोटा मोटा एक बात बताओ, 1000 करोड़ की कंपनी में अगर 100 रुपए का फ्रॉड है तो ये क्या मटेरियल है? उस पर हम बोलते हैं घटिया 2 कौड़ी की कंपनी है, फ्रॉड है कंपनी में, पागल हो क्या? ऑब्वियस सी बात है, क्या ये 100 रुपए का फ्रॉड मटीरियल है? यहाँ पे नहीं। तो इसीलिए हम जो मटेरियल चीजें होती हैं उन पे ही बात करते हैं, उन पे ही ओपिनियन देते हैं। ऐसे आलतू फालतू जो चीजें होती हैं जो एकदम स्टूपिड होती हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस पर अपना दिमाग खराब करने की या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऑडिटर को, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये बताना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अपने हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है क्या, मतलब उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, मिसस्टेटमेंट किस वजह से होता है, या तो फ्रॉड की वजह से होता है इंटेंशनल, या फिर एरर की वजह से होता है। तो ऑडिटर को यही तो अपना ओपिनियन देना है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है,
ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड या एरर जो है वो नहीं है, ठीक है, ये चीज उसको बतानी है। तो ये हम कह सकते हैं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्वियस है वो अपना ओपिनियन देगा कि जैसे जो भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो गैप वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, एफआरएफ होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी जैसे रिपोर्टिंग करनी है, जैसे बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट है ना वैसे ही रिपोर्टिंग होगी, तो वो सब चीजें जैसे करनी है एज पर प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स वो वैसी हुई है कि नहीं हुई है। तो एक तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं है वो बताना है, और एज पर जो एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वैसा काम किया है कंपनी ने या नहीं किया है वो आपको अपना ओपिनियन देना है। तो वही चीज है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके और लिख दिया, एंड देन रिपोर्टिंग करनी है बेसिक। तो ये आपके किसके अकॉर्डिंग हो गए, ऐसे 200 के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑडिट की सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। अब ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गिवन है। पहला हमें गिवन है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हमें गिवन है इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा हमें गिवन है एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गिवन है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी लॉ। देखो क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब भी कोई भी अगर अथॉरिटी है, या कोई भी अगर मान लो आपका जैसे कोर्ट वोट में भी अगर हमें जरूरत है, बैंक में हमें जरूरत है, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब चीजें, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, ये सब अथॉरिटीज वगैरह जो होती हैं ये कभी भी प्रेफर नहीं करती है कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करें। ये हमेशा आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कौन से वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। तो चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, चाहे अगर आप बैंक के पास जा रहे हो या एफआई के पास जा रहे हो लोन वोन अप्रूव करवाने के लिए, ये हैं, ठीक है, तो ये सब आपसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेंगे। या इंश्योरेंस कंपनी के पास आप क्लेम लेने जा रहे हो, आपका लॉस हो गया, आपकी आग लग गई गोडाउन में, तो वो भी आपसे क्या मांगेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा। तो ये सब आपसे क्लेम लेम के केस में क्या मांगेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या फिर जैसे मान लो कंपनी में इंसॉल्वेंसी हो गया, कंपनी का मतलब लिक्विडेशन होने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है, उस केस में भी क्या चाहिए होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सब जगह पे ही आपको क्या चाहिए होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट इंपॉर्टेंट हो गई, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अभी हमने बात की थी कंपनी के खुद के लेवल पे भी तो कंट्रोल लगाना इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंपनी को खुद को भी तो प्रिवेंट करना है फ्रॉड और एरर। तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं है ये भी चेक करता है ऑडिटर, ये भी चेक करता है ऑडिटर। तो ऑडिट अगर होगी तो उससे कंपनी का इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का जो खुद का कंट्रोल सिस्टम है वो भी इंप्रूव होगा। जैसे अगर मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी तो तुम खुद से अपनी सेल्फ स्टडी करोगे ना, ठीक है, तो अगर टेस्ट हो रहा है तो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वैसे अगर ऑडिट हो रही है तो कंपनी भी अपने इंटरनल कंट्रोल पे काम करेगी वैसे। तो अगर ऑडिट होगी तो कंपनी में क्या होगा, बहुत ही जो है इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे फ्रॉड्स एंड एरर्स, है ना। तो फ्रॉड और एरर मिल रहे हैं मतलब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो कंपनी उस पर काम करेगी। एम्प्लॉयज पे चेक रहेगा, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि अगर ऑडिटर हमारे माथे पे बैठा है, हम कुछ गलत करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हमने गलत किया है, तो वो भी हमेशा ढंग से काम करेंगे, फ्रॉड या एरर करने के बारे में नहीं सोचेंगे। एडवाइस देगा मैनेजमेंट को, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे मैनेजमेंट को प्रोफेशनल की एडवाइस की जरूरत होती है, तो वो दे देगा ऑडिटर, ठीक है। और इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। देखो बेसिकली अगर ऑडिट हो रही है तो उससे ये होता है कि हर साल जो कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह है, जो कंपनी अकाउंटिंग कर रही है वो कंसिस्टेंट रहे, बार बार चेंज नहीं होती रहे। तो ऑडिट होगी तो कंपनी भी ट्राई करेगी कि भाई पॉलिसीज या सब चीजें कंसिस्टेंटली चले, बार बार चेंज होगा तो सबको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उससे कंपैरिजन वगैरह भी इजीली हो जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद में आता है एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सटर्नल चीजों के लिए भी ऑडिट का काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो आपको पता है जो हम डेथ हो गई जिस पार्टनर की, उसके अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, सेटल करते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर वहां पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंट्स वगैरह बनेंगे या जो कैलकुलेशन आएगी, जो उसका अमाउंट बनेगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, ठीक है। तो अगर बेटर है, ऑडिट हो रही है,
तो क्योंकि उससे इजी सेटलमेंट आपका हो जाएगा, जो पार्टनर की डेथ हो गई उसकी अकाउंटिंग वगैरह इजीली हो जाएगी अगर ऑडिट हो रही है। अच्छा, कभी कभी हम बिजनेस को सेल कर देते हैं, तो बिजनेस को अगर हमें सेल करना है तो हमें वैल्यूएशन करनी होती है, ठीक है, आप पढ़ते होगे अकाउंट्स में, गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ठीक है, जो असेट्स वगैरह का वैल्यूएशन होता है, तो वो भी किसके बेसिस पे इजीली हो जाएगा, अगर ऑडिट हो रखी है तो, ठीक है। तो वैल्यूएशन आपका इजीली हो जाएगा गुडविल का और असेट्स का। और तीसरा, हम फ्यूचर बिजनेस ट्रेंड्स इजीली एनालाइज कर पाएंगे। अगर कंपनी में ऑडिट हो रखी होगी तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो चीजों में कमी है कंपनी की, या जो इंटरनल कंट्रोल में कमी है वो सामने आ जाएगी, तो उससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या ट्रेंड है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये आपका क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, अब एक और टॉपिक आपके गिवन है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट। अब एडवांटेजेस में आपको वही चीजें लिखनी है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, जो हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आपको अपने लेवल पे ट्राई करना है, ठीक है। चलो, इसके बाद आ जाओ, जो अभी हमने ऊपर एक बात की थी कि ऑडिट हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है, ऑडिट हमें देता है रीजनेबल अश्योरेंस। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑडिट की क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। ऑडिट की क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, इसीलिए जो ऑडिट है वो हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस ना देकर क्या देती है, रीजनेबल अश्योरेंस देती है। यानी हम 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा ऑडिट होने के बाद में फ्रॉड या एरर हो ही नहीं सकते, ठीक है। डेटॉल भी आपका है तो वो क्या ये बोलता है 100% जर्म्स मर गए, वो भी कुछ 99.99% ही बोलता है, वैसा ही है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोला है, मतलब लिमिटेशन का फर्स्ट आ जाओ, क्या बोला है, ऑडिट गारंटी नहीं करता है डिटेक्शन ऑफ ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, हमने यही तो पढ़ा ऊपर कि सारे के सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब सारे के सारे फ्रॉड्स, सारे के सारे एरर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग होती है, क्योंकि सैम्पलिंग होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दे ही दिया था, ठीक है। परसुएसिव एविडेंस है, वही चीज है कि हम 30 को चेक करके 100 के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सिचुएशन के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। और कंपनी का जो कंट्रोल सिस्टम है, कंपनी का कंट्रोल सिस्टम है, उसमें भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं। कंपनी का कंट्रोल सिस्टम भी तो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो कंपनी का कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है ना, और उसको चेक करके अगर वो अच्छा है तो वो ऑडिटर क्या करेगा, सैंपल कम ले लेगा। जैसे अगर कंपनी में कंट्रोल्स अच्छे हैं, जैसे मान लो मुझे पता चलता है कि आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, आप जो है वो खुद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो मैं हो सकता है आप पे कम ध्यान दूंगी। और जो बच्चा जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता ही नहीं है, मैं उसको डेली बोलूंगी कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ऑडिटर क्या करता है, जो कंपनी में कंट्रोल सिस्टम अच्छा है वहां पे सैंपल साइज जो है वो कम ले लेता है। जहां वो नॉर्मली 30 चेक करता, वहां वो हो सकता है कि 15 ही चेक करे। तो उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि उसने कम सैंपल साइज चेक किया है, तो रिमेनिंग वाले में भी तो फ्रॉड्स या एरर्स आ ही सकते हैं, तो वो सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये सब जो है ना, आईसीएस वाली चीजें और ये सब जब अपना चैप्टर आएगा तो वहां पे सब डिटेल में गिवन है, हमें अलग अलग टाइप की ऑडिट रिस्क गिवन है हमें, तो ये और डिटेल में अपना अभी आगे आता जाएगा। इसके बाद में आता है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो, ऑडिटर का क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड। ये हमने ऊपर बात करी कि ऑडिटर स्केप्टिकल होता है, उसको है ना, ऐसे नहीं है कि किसी ने भी एक बार बोल दिया कि सब कुछ बढ़िया है तो आप एक बार में मान जाओगे, ऐसा नहीं करना है, आपको शक होना चाहिए। मतलब आपको हर एक चीज के ऊपर खुद से एविडेंस कलेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। किसी ने बोल दिया एक बार में मानकर बैठ गए तो फिर तुम सीए ही नहीं हो, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप शक करते हो हर बात पे, क्वेश्चनिंग माइंड है आपका, तो वो जो है 100% आपको श्योरेंस दे देगा, नहीं। बिकॉज आप भी ठीक है यार, कितना ही चेक कर लोगे, करोगे तो आप अल्टीमेटली सैम्पलिंग ही। तो इसीलिए ये सब चीजें भी ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करती हैं कि उसको किस चीज पे ज्यादा शक करना है, किस चीज पे कम करना है, कहाँ पे कम चेकिंग करनी है, कहाँ पे ज्यादा चेकिंग करनी है। तो जजमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो है तो ह्यूमन ही, तो ह्यूमन जजमेंट तो फॉल्टी हो ही सकता है, प्रॉब्लम्स हो ही सकती हैं, ठीक है। और लास्ट है अपना क्या, मटीरियलिटी। हमने बात की थी कि ऑडिटर हर एक चीज को चेक नहीं करेगा, जो मटेरियल चीजें हैं उनको चेक करेगा, इंपॉर्टेंट चीजों को चेक करेगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये सब इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट की, और इसीलिए ये सब है, इसीलिए ऑडिट रीजनेबल अश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ठीक है। तो ये अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस हो गए यहाँ पे ऑडिट की। चलो, अब यहाँ पे जो अपने सारे बेसिक चीजें थी, ऑडिट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, ठीक है, लिमिटेशंस, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो है
नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है। क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट होती है और अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइडेड है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो सबसे पहले अपने पास कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तीसरा है पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग, चौथा है स्कोप के अकॉर्डिंग और पांचवा है सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से हुए? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक है, पीरियोडिसिटी, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग अपने पास में क्या है यहाँ पे ऑडिट्स। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में दो ऑडिट्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको पता है कौन सी वाली होती है, अपनी फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट, जिसको लॉ मैंडेटरी करता है। मैंने आपको कल ही बताया था अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है, मतलब कंपनी में फाइनेंशियल ऑडिट जो सीए करता है वो मैंडेटरी होती है, ठीक है, तभी तो उसका नाम स्टैट्यूटरी ऑडिट है, क्योंकि लॉ ने मैंडेटरी किया है उसको, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब वॉलंटरी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल, इनको अगर करवानी है तो खुद करवा लो, लॉ नहीं बोल रहा करवाने के लिए, ठीक है। तो देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट वैसे तो हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट बी का जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, डिटेल में हम लोग वहां पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, बस बेसिक बेसिक बातें करेंगे। तो स्टैट ऑडिट क्या होती है? मैंडेटरी, लॉ ने बोला है करने के लिए, और ये स्पेसिफिकली कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी होती है ऑडिट? अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अच्छा यहाँ पे अब ये बोला है लॉ ने बोला है, तो कौन सी लॉ ने बोला है? कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट ने बोला है। गवर्नमेंट कंपनी है तो वहां पे कंपनीज एक्ट तो बोलता ही बोलता है, ठीक है। इसके अलावा अपना एक सीएजी आ जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके भी जो है प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है तो वहां पे इनके जो एक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, IRDAI अथॉरिटी है उसका एक्ट है, बैंकिंग कंपनी में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, RBI का एक्ट है, ये सब चीजें जो है वो गवर्न करती है। मतलब सबका जो अपना अपना एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि ऑडिट कैसे। आपको याद है हमने कल जो अपना इंडेक्स देखा था, तो हमें बैंक की भी ऑडिट पढ़नी है ना, वो अपना आगे आएगा, ठीक है। मतलब एक्ट ने बोला है कि आपको ऑडिट करवानी है मैंडेटरीली, उसे हम कहते हैं स्टैट ऑडिट। कौन करेगा? सीए इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग सीए करेगा। सीए इन प्रैक्टिस मतलब ऐसा सीए जिसके पास में वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब सीए भी होना चाहिए और वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग तो तभी बनेगा जब वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होता है ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे पार्ट बी के चैप्टर 1 में डिटेल में। अच्छा अब इसके बेनिफिट क्या है? वही बेनिफिट्स हैं जो ऑडिट के होते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। जो हमने पढ़े नॉर्मल ऑडिट के बेनिफिट्स वही है, बिकॉज आपने देखा जो भी हम ये ऑडिट पढ़ रहे हैं मेजोरिटी उसमें जो है आपका रेफरेंस किसका आ रहा है, जो अपनी फाइनेंशियल ऑडिट है उसी का आ रहा है ना, तो वही लिखना है। इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ओपिनियन, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली बात है ऑडिट करोगे तो जो है ट्रूथ सब चीजें हैं या नहीं है, फेयर है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा शेयर होल्डर्स का, ये सब पढ़ा अभी अपन ने, है ना। शेयर होल्डर्स को हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डायरेक्टर्स को कंटिन्यू करना है, डायरेक्टर्स बेकार हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको रिमूव करना है, पैसा लगाना है, पैसा निकालना है, क्या करना है, वो सब हेल्प मिलेगी। टैक्स असेसमेंट वगैरह, ठीक है, बिकॉज जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है उनको भी हमें सबमिट करना होता है ये सब चीजें, बैंक से लोन लेना होता है, इंश्योरेंस हमें क्लेम लेना होता है, सब चीजें अभी हमने पढ़ ली, वही लिखना है वापस से। वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ी, एसेट्स की वैल्यूएशन पढ़ी, सेल ऑफ बिजनेस में काम आएगा, ठीक है। अगर मान लो डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन एम्प्लॉयज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मान लो ये लोग कंपनी से पैसा मांग रहे हैं, कंपनी बोल रही है पैसा बनता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो फिर किसका रेफरेंस दिया जाएगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करके बताया जाएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। आईसीएस इंप्रूव होगा, लीगल कंप्लायंसेस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट माना कि नहीं माना, एएस माना कि नहीं माना, इंड एस माना कि नहीं माना, सबको चेक करना है। एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रॉपर्ली कंपनी दे रही है नहीं दे रही है, ये सब चीजें। नॉन स्टैट्यूटरी वॉलंटरी होती है, लॉ ने नहीं बोला है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो, इसे हम प्राइवेट ऑडिट भी बोल सकते हैं। और
लॉ ने नहीं बोला है तो ऑब्वियस सी बात है जो इंटरनल रूल्स होंगे कंपनी के, अब कंपनी नहीं होगी यहाँ पे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह है, ठीक है, या पार्टनरशिप है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे करवानी है ऑडिट, और क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं ऑडिटर के, ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, ये सब चीजें आपस में डिसाइड होगी। स्टैट्यूटरी में तो जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये सब चीजें, ठीक है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, बट नॉर्मली अगर हम प्राइवेट ऑडिट या नॉन स्टैट ऑडिट की बात करें तो लॉ तो है ही नहीं ना वहां पे, तो वो आपस में डिसाइड कर लो एग्रीमेंट में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप इन सब में, है ना। एडवांटेजेस अब आपको गिवन है कि भाई सोल प्रोप्राइटर, देखो ऑब्वियस सी बात है, वॉलेंट्री अगर कोई चीज है फिर भी हम करवा रहे हैं तो बेनिफिट तो वो होगा, तभी तो करवा रहे हैं, वरना कोई चीज वॉलेंट्री है तो हम फालतू थोड़ी बैठे कि वो करवाएंगे, बेनिफिट मिलेगा तभी करवाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटर को उससे क्या बेनिफिट मिलता है, अगेन सेम ही चीजें लिखनी है, आईसीएस अच्छा होगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्टवर्दी बनेंगे, एम्प्लॉयज कंट्रोल में रहेंगे, अच्छा ऑडिट होती है तो फ्रॉड मत करो, बैंक से लोन्स इजीली मिल जाएंगे, डिस्प्यूट या क्लेम सेम ही चीजें लिख देनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो एक बार रीडिंग करके काम हो जाएगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या बेनिफिट होगा, वही जो पार्टनर के अकाउंट्स हैं उनका सेटलमेंट, जैसे अभी हमने डेथ हो गई थी पार्टनर की या रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें अकाउंट्स बनाने हैं तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिव पार्टनर जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, अब वो डेली तो आते नहीं है बिजनेस में, उनको क्या पता कैसे कर रहे हैं एक्टिव पार्टनर्स, तो ऑडिट होगी तो वो भी, उनको भी ट्रस्ट रहेगा सब कुछ सही से हो रहा है। गुडविल का वैल्यूएशन इजीली हो जाएगा, जब पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो आपको याद है गुडविल वैल्यूएशन होता है, तो वो भी इजीली हो जाएगा, एंड लोन्स वोन्स में इजी रहेगा। अब आपको एक डिफरेंस गिवन है बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉ, लीगल कंपल्जन पता है हमें, यहाँ पर कंपल्सरी है, यहाँ पे वॉलेंट्री है। स्कोप, स्कोप कौन डिसाइड करेगा, स्टैट्यूटरी में लॉ डिसाइड करेगा, स्टैट्यूट है ना, और यहाँ पे खुद आपस में डिसाइड करेगा एम्प्लॉयर और पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स किसके साथ मिलकर डिसाइड करेंगे, विद ऑडिटर। अच्छा क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अब ऑब्वियसली बात है स्टैट ऑडिट है तो हमने पढ़ लिया, लॉ ने बताया है सीए इन प्रैक्टिस होगा तो ये लॉ बताएगा, मतलब कुछ नहीं करना है, स्टैट्यूटरी में लिख देना है सब चीजें, लॉ बताएगा, और यहाँ पर लिख देना है सब चीजें जो है, जो भी पर्सन अपॉइंट कर रहा है, एम्प्लॉयर या पार्टनर जो भी है, वो और ऑडिटर मिलके एग्रीमेंट में डिसाइड करेंगे, ये याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्या बोला, अकेडमिक या प्रोफेशनल, एक बात बताओ, अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जरूरी है वो ऑडिट करवाएं तो सीए से ही करवाएं, कहाँ लिखा है, तुम्हें ऑडिट करवानी है तुम किसी ऐसे बंदे से भी करवा सकते हो जिसको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है, जरूरी थोड़ी हम सीए से ही करवाएंगे, पैसा खर्च करेंगे फालतू में, ठीक है। पावर्स राइट्स एंड ड्यूटीज कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे अगेन लॉ स्टैट्यूट, और यहाँ पे एग्रीमेंट। इंडिपेंडेंस ऑब्वियस सी बात है, लॉ वाली ऑडिट है, स्टैट्यूटरी तो वहां पर इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब प्रैक्टिसिंग वाला बंदा होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लो आपका एम्प्लॉय है, अकाउंटेंट है आपका एक, आप उससे करवाना चाहते हो, या ठीक है किसी आपका मान लो रिलेटिव हो गया उससे करवाना चाहते हो, करवा लो, क्या दिक्कत है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे अगेन अगर ऑडिटर उल्टे काम करेगा, ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल लॉ है उसमें भी लाइबिलिटी आएगी, और जो आपका ऑडिट वाला लॉ है, मतलब जैसे कंपनीज एक्ट है उसमें भी लाइबिलिटी मेंशन्ड है, और नॉर्मली जो अपना कॉमन लॉ लगता है उसमें भी लाइबिलिटी मेंशन्ड है, तो कॉमन लॉ में भी आएगा, और जो आपका लॉ जो कि ऑडिट से कनेक्टेड है उसमें भी, मतलब दो दो लाइबिलिटी आएगी, और यहाँ पे ओनली नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी आएगी कॉमन लॉ में, मतलब आप नॉर्मली कोर्ट में केस कर सकते हो यहाँ पे, और स्टैट्यूटरी में नॉर्मली कोर्ट में तो केस हो ही सकता है, और जो कंपनीज एक्ट ने बोला है वो लाइबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा रिपोर्ट, ऑब्वियसली बात है स्टैट्यूटरी है तो ऑडिट रिपोर्ट हमें देनी होती है, ठीक है, पब्लिश करनी होती है शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स वगैरह को, यहाँ पे खुद के बीच में रहेगी बेसिक, ठीक है। तो ये अपना हो गया डिफरेंस। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है, जो कि कौन सा है, ऑब्जेक्टिव वाइज। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, क्या पर्पस है आपका। अब देखो इसमें भी दो होती है, इंटरनल और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑडिट बेसिकली कंपनी अपने लेवल पे ऑडिट करवाती है, और इसको भी हम डिटेल में आगे एक टॉपिक अपना आएगा उसमें पढ़ लेंगे। तो इंटरनल ऑडिट पे कंपनी अपने लेवल पे, ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो खुद से ऑडिट करवा रही है, ठीक है, वो किसी से भी करवा सकती है यहाँ पे। अच्छा इसकी भी ना लिमिट्स गिवन है, कुछ कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें लिमिट्स गिवन है, वहां पे वो जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, ठीक है, और जो लिमिट्स में नहीं आ रही है उनके लिए वॉलेंट्री, मतलब बेसिकली जैसे अपने होता है ना मेन एग्जाम,
और मेन एग्जाम तो आपका जून या दिसंबर में होगा। उससे पहले जो आप मॉक टेस्ट देते हो एक तरीके से, क्लास टेस्ट जो आप देते हो एक तरीके से, वो सब आप मान लो इंटरनल ऑडिट है। और जो आपका मेन एग्जाम है वो आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट है। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट या जो अपना स्टैट ऑडिट था वो सब तो एकदम मेन वाले हैं, जो एकदम इंडिपेंडेंट सीए आके वो करेगा, ठीक है, एकदम एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं हम उसे, जहाँ पे आप एकदम प्रोफेशनल से करवा रहे हो, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट है। पहले उससे पहले भी हमें कि भाई देखो बाहर वाला बंदा आएगा, हम मेन एग्जाम में फेल होंगे तो बेटर है हम पहले वाले एग्जाम में फेल हो जाए ताकि हम इम्प्रूव कर सके। तो कंपनी अपने लेवल पे पहले ही इंटरनल ऑडिट करवा लेती है ताकि कोई प्रॉब्लम्स हो तो जो बाहर वाला स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके आने से पहले ही हम उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जो है मैनेजमेंट खुद ही करवाता है ताकि मैनेजमेंट के फंक्शंस को चेक किया जा सके और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए जा सके, एंड वैल्यू एडिशन, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, मतलब प्रॉब्लम्स को हटाकर हम और बेटर बना सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे बाहर वाला बंदा जब आएगा उसके सामने इंसल्ट कम होगी इस तरीके से। अगेन इसको अभी छोड़ दो, डिटेल में हम लोग बात करेंगे पार्ट ए के चैप्टर 4 में। और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल तो वही है कि आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, मतलब एक बेसिकली जो प्रोफेशनल है उसको आप अलग से बुला रहे हो। अब इसमें स्टैट्यूटरी भी आ सकती है और कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी आपको मान लो बाहर के किसी एक्सटर्नल बंदे को बुलाकर ऑडिट करना है तो नॉन स्टैट्यूटरी भी इसमें आ जाएगा। तो ये अपना कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव वाइज। अब इसके बाद में आता है अपना पीरियोडिसिटी वाइज। पीरियोडिसिटी वाइज के अकॉर्डिंग देखो अपने पास में कौन कौन, सबसे पहले अपने पास में है पीरियोडिकल या फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट कौन सी वाली होती है, जो आपकी बेसिकली अपनी एनुअल ऑडिट होती है ना, जैसे अकाउंटिंग ईयर के एंड में होगी, जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ये सब कुछ प्रिपेयर हो गए हैं। अब इसमें आपको वही सब चीजें लिख देनी है जो अपने फाइनेंशियल ऑडिट में होती है ना, वही है ये, ठीक है, नाम अलग अलग कर दिया बस। कॉस्ट इफेक्टिव है, साल में एक बार हो रही है तो पैसा कम खर्च होगा। प्लान प्रॉपरली होती है, ठीक है, और वो साल के एंड में होती है तो साल के बीच में क्लाइंट के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा डेली बेसिस पे आके, ठीक है। लिमिटेशंस ये होती है कि भाई पूरे साल जो फ्रॉड्स एंड एरर्स है वो होते रहेंगे, वो पकड़ में कब आएंगे, जब एंड में, ईयर एंड के बाद जब ऑडिट होगी तो पूरे साल के फ्रॉड्स एंड एरर्स हो सकता है कि सामने ना आ पाए, अगर आप ईयर एंड पे ऑडिट करवाते हो वो तभी सामने आएंगे। और एक हमने पढ़ ही लिया, सैंपल जो मेथड होता है, सैम्पलिंग यूज होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये अपनी जो अपन फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, वही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक ईयर एंड पे हो रही है, पीरियोडिक या फाइनल। फिर आती है इंटरिम। इंटरिम नाम से ही क्लियर है, बीच में, यानी दो फाइनल ऑडिट्स के बीच में, हम साल के बीच में हम अगर ऑडिट करवा रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे इंटरिम ऑडिट। अच्छा, अब जो इंटरिम ऑडिट है ना वो हम क्यों करवाते हैं, कोई अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस वजह से हम लोग क्या करवाते हैं इंटरिम ऑडिट। देखो, कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, जैसे आप क्वार्टरली करवा सकते हो, हाफ ईयरली करवा सकते हो, 9 मंथ्स में करवा सकते हो, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। ये जनरली जब हमें कोई काम होता है, जैसे आपको पता होगा कि डिविडेंड देती है कंपनी, तो डिविडेंड एक तो होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड, मतलब कंपनी साल के बीच में भी एजीएम में दे रही है तो वो तो फाइनल डिविडेंड है, ठीक है। साल के बीच में अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, बीच में। अब साल के बीच में डिविडेंड दोगे तो प्रॉफिट पता होना जरूरी है ना। अब प्रॉफिट हमने निकाल लिया, बट सही है कि गलत है, तो साल के बीच में हम फाइनल ऑडिट तो नहीं करवा सकते सीए को बुला के, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी वाला है, तो हम साल के बीच में क्या करवा सकते हैं, इंटरिम ऑडिट करवा सकते हैं। किस पर्पस के लिए, इंटरिम डिविडेंड देना है हमें, उस पर्पस के लिए। तो आपकी मर्जी है, करवा लो, ठीक है। तो डिसाइड करना है हमें इंटरिम प्रॉफिट इंटरिम लॉस कितना है, ताकि हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए। मान लो हमें अपना जो है वो गुडविल सेल करना है या हमें अपना बिजनेस सेल करना है, तो जरूरी है उसके लिए हम ईयर एंड तक वेट करें, नहीं मार्च के बाद ही बेच सकते हैं। मुझे तो पहले ही बेचना है, मुझे मान लो बेचना है इसको अक्टूबर में, नवंबर में, तो उस टाइम पे अगर आपको चाहिए तो उस टाइम पे आप करवा लो ऑडिट। तो बीच में कोई काम है ना आपको साल के, उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि हमें ऑडिट करवाने की जरूरत है तो आप कौन सी करवा लोगे, इंटरिम ऑडिट। गुडविल डिसाइड करना है, नेटवर्थ डिसाइड करना है, बैंक से लोन चाहिए, बैंक बोल रहा है तुम्हें दिसंबर में लोन चाहिए, ऑडिट तो हमारी मार्च के बाद होगी, तो बैंक के लिए हम इंटरिम ऑडिट करवा लेंगे दिसंबर में। इस तरीके से हो सकती है। चलो, कंटिन्यूअस ऑडिट नाम से क्लियर है, ऑन गोइंग ऑडिट, मतलब ये एक ऐसी ऑडिट है जो कि चलती ही रहेगी पूरे साल, थ्रू आउट। मतलब काम किया चेक कर लो, काम किया चेक कर लो, तुम लोग जो है कर सकते हो, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा उसका खुद ही टेस्ट दे दिया, रिवीजन कर लिया टेस्ट दे दिया, सेकंड चैप्टर पढ़ा रिवीजन टेस्ट, ऐसे ये कंटिन्यूअस है। सिमिलरली कंपनी में काम हुआ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, अकाउंटिंग हुआ, चेक कर लो, फिर काम हुआ, फिर चेक कर लो। बट ये सुनने में अच्छा लगता है,
बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये ऑनगोइंग ऑडिट होती है ऑफ 100% ट्रांजैक्शन, और ऑब्वियस सी बात है कि ये मैनुअली कोई करने बैठ गया तो पागल हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही होती है, ठीक है, ऑटोमेटेड ही इसमें सब कुछ होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह के यूज से ये होती है, और पूरे साल ही चलती रहती है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि ईयर एंड पे जाके एक बार हो जाएगी, वो तो अपनी फाइनल ऑडिट होती है, ये पूरे साल चलती रहती है, ठीक है। अब पूरे साल चलती है तो डिसाइड भी हो सकता है कि हम हर 15 डेज में करेंगे, हर 30 डेज में करेंगे, ऐसा, या कैसे भी हो सकती है। कभी हमने 10 दिन बाद कर लिया, कभी 20 दिन बाद कर लिया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, फ्रॉड्स हमें जल्दी मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हमें ईयर एंड के बाद मिलते थे, यहाँ पे हमें जल्दी मिल जाएंगे। इसका इंपॉर्टेंस कब है कंपनी में, जब कंपनी का आईसीएस वीक है, कंपनी के कंट्रोल सिस्टम दो कौड़ी के हैं, तो आपको बार बार ऑडिट करवाने की जरूरत होगी। या बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, इतना काम है कंपनी में कि हम ईयर एंड तक नहीं छोड़ सकते, हमें टाइमली उसको चेक करना रहेगा, ठीक है। एडवांटेजेस और लिमिटेशन, एडवांटेजेस वही है, फ्रॉड्स एंड एरर्स जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी मिल गए तो जल्दी रेक्टिफाई कर पाओगे। ऑडिटर कंटिन्यू बेसिस पे क्लाइंट को गाइड कर पाएगा, एडवाइस दे पाएगा। अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन जल्दी हो जाएगा, बिकॉज पूरे साल ऑडिट हो रही है, तो ईयर एंड वाली ऑडिट भी जल्दी से इजीली हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट रिपोर्ट, है ना। एम्प्लॉयज पे मॉरल चेक रहेगा, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हेल्प मिलेगी, जो अभी हमने बात की। ऑब्वियस सी बात है, पूरे साल अगर ऑडिट हो रही है, पूरे साल टेस्ट दे रहे हो, तो एंड में आपकी खुद को ही हेल्प होने वाली है ना, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो यहाँ पर हमने पूरे साल फ्रॉड्स एंड एरर्स ढूंढ के रखे हुए हैं, तो हेल्प हो जाएगी किसकी, स्टैट ऑडिटर की। फिर है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या बोला है, जो आपके चेक रिकॉर्ड्स हैं, हो सकता है कंपनी उनको आगे जाके ऑल्टर कर ले। एक बार चेक कर लिया, अब तो आपको पता है, अब तो चेक हो गया, अब तो वापस से चेक नहीं होने वाला, बाद में हम फ्रॉड कर लेते हैं उसमें। एक्सपेंसिव ज्यादा होगी, क्योंकि पूरे साल ऑडिट चल रही है, तो पूरे साल पेमेंट करना है ऑडिटर को। ऑडिट का काम मैकेनिकल रिपीटेटिव, बार बार सेम 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 काम चेक करते जाओगे तो गुस्सा भी तो आएगा यार, बस हो गया, अब वही वही काम वापस वापस क्यों चेक करें हम। थोड़ा सा मैकेनिकल रिपीटेटिव हो जाता है। कभी कभी क्लैश ऑफ ड्यूटीज भी आएंगे, एम्प्लॉय बोल रहा है पहले मैं अपना काम खत्म करूंगा, उसके माथे पे पहले ही बैठा है ऑडिटर कि तू काम खत्म कर और मैं चेक करूंगा, तो इरिटेशन होता ही है ना ऐसे। तो ड्यूटीज का क्लैश भी हो सकता है, ठीक है, कि कभी कभी। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगे, अपनी कंटिन्यूअस ऑडिट। इसके बाद में अपना क्या आता है, लिमिटेड रिव्यू। अब देखो लिमिटेड रिव्यू जो होता है ना, ये बेसिकली जो अपनी लिस्टेड एंटिटीज होती है उनमें होता है। देखो क्योंकि लिस्टेड एंटिटी में आपको पता है सेबी की रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती है, करेक्ट। तो जब सेबी की रेगुलेशंस वहां पे एप्लीकेबल हो रही है, तो वहां पे जो सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस है, एलओडीआर रेगुलेशंस हैं, वो क्या बोलती हैं, वो ये बोलती हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है ना, उन्हें क्या करना होगा, अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। क्वार्टरली और ईयर टू डेट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, मतलब हर क्वार्टर के बाद में उनको क्या करना है, एक अपना या तो ऑडिटेड या अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने हैं। क्वार्टर जैसे ही खत्म हुआ उसके 45 डेज में, यानी क्वार्टर खत्म हो गया, ठीक है अपना, जैसे मान लो अप्रैल में जून वाला, तो अब इसके 45 डेज के अंदर अंदर, इसके 45 डेज के अंदर अंदर क्या करना होगा, इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना होगा, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम यहाँ पे हर बार प्रॉपर पूरी पूरी ऑडिट करवा दें, ठीक है, नहीं हो सकता ना। तो इस केस में क्या होता है कि क्योंकि हमें जो है वो बीच बीच में क्वार्टर के बाद में इस तरीके से सबमिशन कराना होता है, तो वहां पर कंपनी एकदम पूरी प्रॉपर वाली ऑडिट नहीं करवा पाती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ठीक है, उनकी तो प्रॉपर ऑडिट नहीं हो पाती है। तो वहां पर हम प्रॉपर पूरी ऑडिट ना करके क्या कर देते हैं, लिमिटेड रिव्यू। मतलब हम एकदम जैसे ऑडिट का स्कोप होता है कि उसमें सब कुछ प्रॉपर चेक हो रहा है और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो हो रहे हैं ऑडिट में, वो चीजें नहीं होती है लिमिटेड रिव्यू में। तो लिमिटेड रिव्यू में क्या होता है, बेसिकली वहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और उसका जो स्कोप होता है वो भी नैरो होता है एज कंपेयर टू ऑडिट, ठीक है, उसका स्कोप नैरो होगा। और यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है अपने पास में, ठीक है, कम टाइम है, तो फुल फ्लेजेड ऑडिट हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए क्या करवाना पड़ता है, हमें लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आपको एक डिफरेंस गिवन है बिटवीन पेरियोडिकल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट, ठीक है, अभी जो हमने बात की थी। तो कंटिन्यूअस ऑडिट और पेरियोडिकल का डिफरेंस देखो, सबसे पहले तो है टाइमिंग। कंटिन्यूअस हम लोग जानते हैं पूरे साल चलती रहती है, और ये अकाउंट्स बनने के बाद में, ईयर एंड के बाद में होती है। ऑब्वियस सी बात है,
जो अपनी कंटिन्यूअस है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी और जो अपनी ये वाली है वो लेस एक्सपेंसिव होगी स्टैट्यूटरी, क्योंकि वो ईयर एंड पे हो रही है, एक ही बार हो रही है। फ्रॉड्स एंड अर्ली सॉरी जो एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे अपने, और यहाँ पर लेट डिटेक्ट होंगे ईयर एंड के बाद। वही चीजें लिखनी है, ठीक है। डिटेल चेकिंग पॉसिबल है कंटिन्यूअस में, बट यहाँ पे डिटेल चेकिंग नहीं होगा, सैम्पलिंग होगा। इंटरिम डिविडेंड में हेल्प करेगा कौन सा वाला, कंटिन्यूअस वाला, है ना, क्योंकि हमने बीच में ही कर लिया उसको, मतलब हम करते ही जा रहे हैं एक तरीके से, तो आपको जब डिविडेंड देना है आप तब दे सकते हो। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि वो तो हम ईयर एंड पे कर रहे हैं और इंटरिम तो बीच में देना होता है, ठीक है। देन आता है मोनोटोनी ऑफ ऑडिट स्टाफ, यानी कि रिपीटेटिव काम। अब यहाँ पे तो एक ही बार होगा, तो रिपीट क्या ही करना है, साल में एक बार तो कर रहे हो आप, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगी, मोनोटोनी, मतलब रिपीटेटिव काम, बार बार वही सेम सेम काम करना होगा, ठीक है। क्लाइंट के स्टाफ की एफिशिएंसी, देखो कंटिन्यूअस ऑडिट हो रही है तो क्या बोला कि क्लाइंट का जो स्टाफ है वो अच्छे से काम करेगा, बिकॉज उसको पता है हमारे काम करते ही कोई चेक करने बैठा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपनी फाइनल वाली होती है उसमें वो लेजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें, जैसे आपको भी लगता होगा एग्जाम तो अभी एक साल के बाद है, अभी क्यों पढ़ाई करें, तो वैसे इनको भी लगता है कि भाई अभी तो एक साल के बाद होगी ऑडिट, तो अभी से ही क्यों हम अच्छे से काम करें, तब देखा जाएगा, तब ठीक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, कल्यूजन। अच्छा, अब आपको पता है ऑडिटर को भी हर बार काम चेक करना है, ठीक है, क्लाइंट के एम्प्लॉयज को भी हर बार चेक करवाना है, तो वो कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, आपस में कल्यूजन कर लेते हैं, यानी कि ग्रुप बना के क्या बोल देते हैं, देखो हम बोल देंगे मैनेजमेंट को कि तुमने काम चेक कर लिया, तुम बोल देना कि हाँ तुमने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। मतलब एक्चुअली वो चेक कर ही नहीं रहा ऑडिटर, बट दोनों पार्टीज आपस में मिलकर क्या बोल रहे हैं, तुम बोल देना हमने चेक करवा दिया, हम बोल देंगे तुमने चेक कर दिया। तो इस तरीके से वो ग्रुप बना के ऐसी उल्टी फुल्टी हरकतें, कल्यूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ही बार तो हो रही है, उसमें क्या एम्प्लॉयज को जानोगे आप, क्या ग्रुप बनाओगे, ठीक है। मॉरल प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑडिट का जो स्टाफ है वो कंटिन्यूअसली रहता है, तो एम्प्लॉयज के ऊपर एक प्रेशर है कि हमें अगेन पूरा काम प्रॉपरली करना होगा। यहाँ पर मॉरल प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है, ठीक है, ईयर एंड पे होगी, उसमें वो कितनी बार ही आ जाएगा ऑडिटर चेक करने के लिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम रहता है मॉरल प्रेशर। अच्छा, कंटिन्यूअस ऑडिट, अब छोटी मोटी कंपनी है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां वैसे ही पैसों की कमी होती है, तो वहां तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ही कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो होती है। और ये वाली तो सब पे एप्लीकेबल है, फाइनल ऑडिट तो सब में ही होती है ना, चाहे स्मॉल है चाहे लार्ज है। रिपोर्ट यहाँ पे क्या बोला है, रिपोर्ट का टाइमली सबमिशन हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है पूरे साल ऑडिट हो रही है, तो एंड वाली ऑडिट में भी हेल्प करेगा, तो जो एंड वाली ऑडिट रिपोर्ट है या इनकी जो भी रिपोर्ट है वो टाइम पे बनती रहेगी। इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक ही बार हो रही है, तो हमें अच्छे से चेक करके टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें, इसको आप यहाँ पे रीड कर लेना। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया डिफरेंस बिटवीन पेरियोडिकल एंड कंटिन्यूअस ऑडिट। चलो अब आ जाओ फोर्थ। फोर्थ अपना क्या है, स्कोप वाइज क्लासिफिकेशन। स्कोप मतलब ऑडिट का स्कोप क्या है, कितना चेकिंग करना है, क्या चेकिंग करना है, उसके बेसिस पे तीन है, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का मतलब है जितनी भी चीजें एक बिजनेस में हो रही है, एक बिजनेस में जितनी भी चीजें हो रही है, सारे एस्पेक्ट्स की ऑडिट कर लो। मतलब कोई स्पेसिफिक चीज पे फोकस नहीं करना है, सबका सब पूरा पूरा चेक करो आप जाके, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ऑडिटर हर एक, जैसे अब फाइनेंशियल ऑडिट है, तो आपको पता है कि ऑडिटर फाइनेंशियल एरियाज को ही चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स को ही चेक करेगा, वो इतना ज्यादा कॉस्टिंग में या लॉ में डिटेल में नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो चेक करेगा, करना पड़ेगा, बट इतना वहां पे नहीं जाएगा। बट इस वाली ऑडिट में सब कुछ चेक करना है, तो जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम पॉसिबल है, ठीक है। तो पार्शियल ऑडिट में तो क्या होता है, ये पहली बात तो नॉन स्टैट्यूटरी है। पार्शियल ऑडिट कैसी होती है आपकी, नॉन स्टैट्यूटरी। यहाँ पे जो ऑडिट का स्कोप होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, नाम से ही क्लियर है, पार्शियल मतलब क्या, हमें सब कुछ चेक करना है, नहीं, हमें सब कुछ चेक नहीं करना है, हमें ओनली स्पेसिफिक एरियाज चेक करने हैं। जैसे मान लो हमें किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की चेकिंग करवानी, जैसे हम चाहते हैं कि यार मार्केटिंग डिपार्टमेंट फालतू काम करता है ज्यादा, तो उसको चेक करो, ठीक है। या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेक करो, ये बहुत वेस्टेज करता है रॉ मटेरियल की, तो उसको चेक करो। या दिवाली के टाइम पे सेल्स बहुत ज्यादा हो जाती है, काम बहुत बढ़ जाता है, तो दिवाली के मंथ की ऑडिट करवा लो, ऐसा। तो स्पेसिफिक कुछ चीजों की ऑडिट करवाना, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑडिट। और डिटेल्ड ऑडिट का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ ऑडिट। अच्छा, कंप्लीट और डिटेल में क्या डिफरेंस है, कंप्लीट में तो हम हर एक एरिया चेक कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट सब कुछ, लेकिन डिटेल में जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम चेक कर रहे हैं उसको डिटेल में चेक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रही हूँ,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, रिकॉर्डिंग से लेके एंड तक, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बना एंड तक कम्युनिकेशन, वो पूरा चेक करना, मतलब इन डेप्थ एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉर्डिंग टिल फाइनल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो पर्टिकुलर चीज को आप चेक कर रहे हो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन डेप्थ चेक करना इज डिटेल्ड। कंप्लीट में तो सब चीजों को पूरा पूरा चेक कर लो, ठीक है, ऐसे। चलो अब आ जाओ लास्ट। अब अपना लास्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर वाइज क्लासिफिकेशन। लास्ट है सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, अलग अलग जो आपके जैसे कॉस्ट ऑडिट है तो वहां पे हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स की चेकिंग करेंगे, लॉ की ऑडिट हो गई सेक्रेटेरियल ऑडिट तो वहां पर हम लॉ की कंप्लायंस को चेक करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर क्या चीज चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑडिट बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कौन सी है, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का अपना पार्ट बी का चैप्टर नंबर 2 है, डिटेल में हम लोग वहां पर बात करेंगे। बेसिक क्या है इसका मतलब, सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट। अच्छा एक और चीज है, जहां पे भी आपको अब यहाँ पे इन सब ऑडिट की डेफिनेशन लिखनी है, पहला लाइन याद रख लो, सेम लिख देना सब में, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, या कुछ भी लिख सकते हो, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन इवेल्युएशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग की लाइन तो सेम ही लिख देना सब में। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट है तो किसको इवेल्युएट करोगे भाई, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करोगे, स्टेटमेंट्स जो कॉस्टिंग वाले होते हैं, तो कॉस्टिंग वाले सारे एस्पेक्ट को चेक करना है इस कॉस्ट ऑडिट। डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे पार्ट बी में, अभी के लिए इतना ही पढ़ लो। फिर अपना आता है मैनेजमेंट ऑडिट, ये हमने कल भी बात की थी। मैनेजमेंट ऑडिट अगेन स्टार्टिंग कैसे करोगे, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन या रिव्यू। अब किस किस का, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है आपको याद होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारे फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, ये सब की ऑडिट को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। इससे बेनिफिट क्या होता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आती है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाते हैं। ये सब आप है ना एक एक बार, ठीक है, कीवर्ड 2-3 याद कर लो, मन से लिख सकते हो, बहुत इजी है। ऑपरेशनल ऑडिट पे क्वेश्चन आया हुआ है, 7 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोला, ऑपरेशनल डे टू डे ऑपरेशंस को चेक करना, जो भी कंपनी में डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको चेक करना, ऑपरेशनल ऑडिट है। अब इसमें सब टाइप के ऑपरेशंस आ जाएंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग में डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं सब में क्या हो रहा है वो सब चीजें आपको चेक करना है। तो ऑल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज आपको चेक करना है। अच्छा जो कंट्रोल लगाती है कंपनी, इंटरनल कंट्रोल है, वो कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है कंपनी का वो कैसा है स्टार्टिंग से लेके, कि जब कंपनी कंट्रोल लगाएगी तो पहले कंट्रोल को प्लान करेगी कि हमें क्या टाइप के कंट्रोल लगाने हैं, देन उनको इंप्लीमेंट करेगी, तो वो सारी की सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करना है। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं जैसे स्टैंडर्ड्स हमने उनको दिए, जैसा काम करने के लिए बोला है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या डिविएट कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड से, वो सब चेक करना। एफिशिएंसी इकोनॉमी से काम कर रहे हैं कि नहीं, वही एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होना चाहिए, लॉसेज एंड वेस्टेज मिनिमाइज होना चाहिए, ये सब चीजें आपको लिखनी है। और यही आ गया इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करना है, वेस्टेज क्यों करना है रिसोर्सेज का, ठीक है। एंड जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे, जैसे डिपार्टमेंट है मार्केटिंग वाला हो गया, तो जो भी शॉर्ट टर्म हमने टारगेट्स दिए थे, मतलब डेली बेसिस डेली ऑपरेशन सही से होने चाहिए, जो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उनको चेक करो, जिससे ये पता चल जाएगा कि एंड गोल जो अपना है, एंड ऑब्जेक्टिव जो अपना है वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डेली ऑपरेशन सही से हो जाएंगे तो एंड रिजल्ट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें ऑपरेशनल ऑडिट अपने डिटेल में आती है फाइनल के सिलेबस में, यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पहले क्या होता था, ऑपरेशनल ऑडिट अलग से नहीं होती थी, इंटरनल ऑडिट का ही पार्ट होती थी, मतलब इंटरनल ऑडिट में ही हम डेली का जो ऑपरेशंस है उसको चेक करवा के खत्म करते थे। बट फिर समझ में आया तो ना अलग अलग चीजें, इंटरनल ऑडिट जो होती है ना वो मेजरली फोकस करती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे। इंटरनल ऑडिट में हम ठीक है सब कुछ करते हैं बट ज्यादा फोकस किस पे होता है, फाइनेंशियल। और ऑपरेशनल में सब कुछ होता है, ऑपरेशनल में हम ये नहीं देखते कि ओनली हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को चेक कर लेते हैं। ऑपरेशनल में जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, परचेज डिपार्टमेंट आ गया, मार्केटिंग आ गया, सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट फोकसेस ऑन अकाउंटिंग, लेकिन ऑपरेशनल का वाइडर स्कोप है, वो सारे अदर ऑपरेशंस को भी कवर करता है।
और ऑपरेशनल ऑडिट कहाँ पर यूजफुल है? जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर यूजफुल है। देखो क्या होता है, जो बड़े बड़ी कंपनीज होती है वहां पे इतनी सारी लेयर्स होती है ना मैनेजमेंट की, कि इतने सारे अलग अलग लोग होते हैं, तो जो एकदम टॉप मैनेजमेंट है उसका कनेक्शन ही नहीं होता है जो एक्चुअल लोग काम कर रहे होते हैं ऑपरेशंस में। तो इतना गैप होता है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डेलीगेशन होता है, तो वहां पे ये ऑपरेशनल ऑडिट यूजफुल हो जाती है, ताकि टॉप मैनेजमेंट को भी पता चल सके कि ऑपरेशंस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, लेकिन क्यों करेंगे? ताकि हम ये जान पाए कि भाई जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स सही से पे किया है कि नहीं किया है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल इनकम निकालना, और आपको पता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स अलग होते हैं, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन वो अलग अलग तरीके से होती है और डिफरेंट निकल के आते हैं। ठीक है, बिकॉज डिडक्शंस, रिबेट सब अलग अलग चीजें होती है अपने इनकम टैक्स में। तो ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टैक्स इवेजन को रोकना, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए कंपनी, और कंपनी के ऊपर जो भी इनकम टैक्स एक्ट वगैरह के प्रोविजंस है, रूल्स है, वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो क्या कंपनी ने वो माने हैं या नहीं माने हैं। ठीक है, एंड इट इज इन एडिशन टू फाइनेंशियल ऑडिट। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल ऑडिट तो होगी होगी और ये भी होगी अलग से। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आपके अभी अटेम्प्ट्स में आ गया था कि टैक्स ऑडिट के ऊपर आप डिटेल में लिखो 7 मार्क्स में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अपना क्या है? सोशल ऑडिट। नाम से ही क्लियर है, कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, कंपनी की एक्टिविटीज का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है कि नहीं की है। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी। और कंपनी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, जैसे कंपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को भी पे बैक करना है, पेड़ काट दी तो पेड़ वापस से लगाने हैं, पोल्यूशन कम करना है, ये सब चीजें है ना। इम्पैक्ट ऑफ कंपनी की एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, उसकी ऑडिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी सोसाइटी को सिर्फ हार्म कर रही है, सिर्फ पेड़ काट रही है, सिर्फ पोल्यूशन कर रही है, बेनिफिट कुछ नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऑडिट वॉलेंट्री है। देखो ये जितनी भी ऑडिट्स है ना, जैसे ऑपरेशनल वाली हो गई, ये भी वॉलेंट्री होती है। कॉस्ट ऑडिट पे लिमिट्स होती है, मैनेजमेंट ऑडिट वॉलेंट्री होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो और टैक्स ऑडिट तो करानी होती ही है। सोशल वाली ऑडिट क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। फिर इसके बाद में जो बाकी सारी ऑडिट्स है वो ऑलमोस्ट सारी वॉलेंट्री ही है। एक सेक्रेटेरियल वाली ऑडिट आएगी जहां पे लिमिट्स होती हैं। अच्छा, फिर है क्या? प्रोप्राइटी ऑडिट। देखो प्रोप्राइटी ऑडिट जो है ना, इट इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। कंपनी में देखो जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिसीजन सही होने चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई खर्चा, कोई एक्सपेंडिचर कर तो देते हैं और वो अलाउड भी होता है। जैसे आपको बोल दिया आपके पेरेंट्स ने कि लेट्स से तुम लोग जो है ना वो 1,000 रुपए का कोई गिफ्ट ले आओ मार्केट से जाके, तुम्हारा बर्थडे है। अब तुमने देखा कि मेरे पास 1,000 रुपए हैं और मुझे परमिशन भी है, तुम्हें एक शर्ट दिखाई दी मार्केट में जिसकी वैल्यू एक्चुअली तुम्हें लग रहा था कि अरे 500 रुपए की वैल्यू की शर्ट है, इसका कपड़ा, क्वालिटी, ब्रांड तो है ही नहीं इसमें। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं, तो तुम्हें 1,000 रुपए कैसे भी खर्च करने थे, तो तुमने जबरदस्ती क्या किया, ऐसी 500 रुपए की 2 शर्ट खरीद ली, जबकि तुम्हें एक्चुअली वो पसंद ही नहीं आ रही थी। बट क्योंकि तुम्हें पूरे 1,000 रुपए खर्च करने थे, तुम ये भी कर सकते थे कि 1,000 रुपए की एक शर्ट खरीद लेते या 800 रुपए की एक शर्ट खरीद लेते, बट वो 200 रुपए बच जाते, मैं वापस क्यों करूं, मुझे वापस नहीं करने। तो जस्ट बिकॉज हमें परमिशन मिल रखी है किसी चीज की या कोई खर्चा करने की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन सही है। तो इस वाली ऑडिट में यही चेक होता है कि कंपनी जो डिसीजन ले रही है क्या वो एक्चुअली सही ले रही है या नहीं ले रही है, फेयर है, करेक्ट है, प्रॉपर है, एथिकल है, पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। तो डिसीजन को चेक करने वाली ऑडिट कौन सी होती है? प्रोप्राइटी ऑडिट। और जो भी आप एक्शन या डिसीजन ले रहे हो वो पॉलिसी, रूल्स, अथॉरिटी, इन सब के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, विदाउट पावर, विदाउट रूल्स नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव वही है, असेट को सेफगार्ड करना। हम यही तो चाहते हैं, असेट्स जो है उनका मिसयूज नहीं हो, ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो, ठीक है, फंड का मिसयूज नहीं हो, पावर का मिसयूज नहीं हो, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, बेसिक सी। ठीक है। अच्छा, प्रोप्राइटी ऑडिट ऐसा नहीं है कि अलग से करवानी होती है, जो अपनी फाइनेंशियल ऑडिट होती है ना, स्टैट ऑडिट, उसी में ही प्रोविजंस है, मतलब उसी में ही कंपनीज एक्ट जो है वो बोल देता है सीए को कि आप ये सब एस्पेक्ट्स भी चेक कर लिया करो, तो अलग से करवाने की इसको जरूरत नहीं है। चलो, फिर अपना आता है फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट तब होती है जब कंपनी में कोई फ्रॉड या कॉर्पोरेट वाला क्राइम, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी पहले, तो कॉर्पोरेट फ्रॉड या कॉर्पोरेट क्राइम हो रखा होता है अगर, ठीक है, तो हम करवाते हैं, उसे हम कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट। ठीक है, और यहाँ पे वो जो आपको याद है इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा था, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, वैसा है ये।
और यहाँ पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है। ऑब्वियस यहाँ पे सैम्पलिंग वगैरह वाली टेक्निक्स नहीं चलेंगी, यहाँ पे इन डेप्थ होगा, डिटेल्ड होगा, ताकि हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें। इसमें इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स भी इन्वॉल्व रहती हैं, फाइनेंशियल ऑडिट वाली जो टेक्निक्स है वो भी इन्वॉल्व रहेंगी, प्रोप्राइटी ऑडिट जो हमने ऊपर पढ़ा, मतलब सबका मिक्सचर है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रॉड ढूंढना है तो सबका मिक्सचर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई फ्रॉड्स एंड वेरीफाई ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फ्रॉड को ढूंढना है और एक्चुअल क्या पोजीशन है और क्या दिखा रखा है उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट जो है उसमें प्रोविजंस वगैरह दे रखे हैं कि जो भी कंपनी में फ्रॉड अगर मिलता है ऑडिटर को तो उसको वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी होती है। वैसे हमने पढ़ा भी है ये लॉ में, और आगे अपने ऑडिट में भी ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी होती है, याद है सीजी को करना होता है या सिर्फ बोर्ड को करना होता है, ऑडिट कमेटी को करना होता है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो अपना फॉरेंसिक ऑडिट है। ठीक है, ये भी डिटेल में आपका फाइनल के सिलेबस में गिवन है, यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में गिवन है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑडिट, नाम से ही क्लियर है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है उसको इवैल्यूएट करना। क्या कंपनी के प्रोग्राम्स एक्टिविटीज इफेक्टिव एफिशिएंट है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जनरली गवर्नमेंट बॉडीज में होती है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे, बिकॉज वहां आपको पता है कि वहां पे काम चोर लोग होते हैं, मतलब ढंग से नहीं हो रहा होता है काम, तो वहां ये सब ऑडिट्स करवाना इंपॉर्टेंट होता है, इससे अकाउंटेबिलिटी वगैरह बढ़ती है उन लोगों की। फिर है सेक्रेटरियल ऑडिट, इसका भी डिटेल में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट बी का चैप्टर नंबर 3 है, वहां पर हम बात करेंगे। ये किसकी ऑडिट होती है, कंप्लायंस, कंपनी में जो भी लॉज एप्लीकेबल हो रही है, जैसे अगर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रही है, फेमा एप्लीकेबल हो रही है, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल, बहुत सारी कंपनी के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होती है, तो क्या कंपनी पे जो भी लॉ एप्लीकेबल है कंपनी ने वो माना है कि नहीं माना है, उसकी ऑडिट इज व्हाट, सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, कंपनी में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो एचआर डिपार्टमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस कैसी है, प्रॉब्लम्स हैं गैप्स हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उसका रिकमेंडेशन देगा ऑडिटर। करंट एचआर पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कंपनी के एचआर पॉलिसीज ही इतनी बेकार होती है कि एम्प्लॉयज टिकते ही नहीं है, नए एम्प्लॉयज आना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कंपेयर करो कि कैसी पॉलिसीज है, जैसा हम चाहते हैं जो अपना आइडिया स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है। अगेन ये ऑडिट मैंडेटरी नहीं है लेकिन कंपनी को हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो क्या होता है, कंपनी में आपको पता है कि बहुत सारी डेटा इंफॉर्मेशन ये सब चीजें मेंटेन होती है, और आजकल तो जो है मैनुअली तो कुछ भी नहीं हो रहा, आजकल ऑलमोस्ट सब कुछ कैसे हो रहा है, डिजिटल ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं तो उसमें रिस्क भी तो है, ठीक है बेनिफिट्स है बट रिस्क भी तो है, कैसे, डेटा लीक हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी ये सब चीजें हमें जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी में डेटा प्राइवेसी के लिए क्या पॉलिसीज है, डेटा सिक्रेसी के लिए क्या पॉलिसीज है, जो सिस्टम में डेटा है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, वो करप्ट हो गया तो बैकअप पॉलिसीज है कि नहीं है। तो ये सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं जो कंपनी में हो रही है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स है, वो सही से कर रहे हैं फंक्शन की नहीं कर रहे हैं, उसकी ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, ये भी फाइनल में आती है डिटेल में। तो जितने भी ऑडिट्स है ना ऑलमोस्ट ये सब डिटेल में तो गिवन है अपने फाइनल में, यहाँ बस आपको थोड़ा सा समरी दे दिया। तो डेटा सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इसका रीजन क्या होता है, असेट को सेफगार्ड करना, वही जो अपने कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो अपने डेटा हैं उसको सेफ्टी से रखना, डेटा इंटेग्रिटी प्राइवेसी, डेटा लीक नहीं होना चाहिए, डेटा जो है इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट वाली होती है वो अपने पास ही रहनी चाहिए, आईटी सिस्टम्स इसमें जो भी यूज हुए हैं कंपनी में उस पर फोकस किया जाता है। रीजंस वही है क्यों करवाते हैं हमें ऑडिट, डेटा लॉस हो सकती है, साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड कितने सारे हो रहे हैं वो सब हो सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम इनकी कॉस्ट कितनी ज्यादा हाई है, मान लो एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गया डैमेज हो गया हमने गलत कर दिया कुछ तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो पहले से ही ऑडिट करके गलतियां एरर्स पहले ही ढूंढ लो ताकि हम उसको पहले ही ठीक कर सकें। ठीक है, वही है। और लास्ट है अपना एनवायरमेंटल ऑडिट, नाम से क्लियर है कंपनी की एक्टिविटीज का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसमें पोल्यूशन वगैरह वो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो बिजनेस की एक्टिविटी का इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट उसको चेक करना। अच्छा, क्या होता है कंपनी एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट और रेवेन्यू उसको भी चेक करना होता है, जैसे क्या होता है कि हम एनवायरमेंट से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, और हमें जितना बेनिफिट हो रहा है क्या हम एनवायरमेंट को पे बैक कर रहे हैं, क्या हम एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ हम एनवायरमेंट से खुद ही कमा रहे हैं।
वो सब चीजें चेक करनी होती है। एनवायरमेंट लॉज वगैरह भी एप्लीकेबल, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है, और भी एक्ट्स वगैरह हैं, अब वो हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है। तो जो भी एक्ट वगैरह एप्लीकेबल हो रही है, उनकी जो भी प्रोविजंस वगैरह है वो माने हैं कि नहीं माने, वो सब कुछ चेक होगा। ठीक है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंट ऑडिट की रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी पड़ती है, बिकॉज वो फैक्ट्रीज हैं, पॉल्यूशन हो रहा है उससे, बहुत सारे रिसोर्सेज वो यूज करती है एनवायरमेंट के। तो कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, तो वो उनके लिए ऑडिट जो है वो हो जाती है करवाना मैंडेटरी, बाकियों के लिए मैंडेटरी है, सच नहीं है। ठीक है, चलो विद दिस अपना जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है अपना पार्ट ए का, वो अपना पूरा होता है कंप्लीट। ठीक है, अब देखो एक बार हम इसको लास्ट में जो बुक है अपनी उससे भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, कि नैरो पर्सपेक्टिव क्या होता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या होता है, डेफिनेशंस हमने सारी कवर कर ली थी। ठीक है, देन हमने क्या कवर किया, अपना एसेंशियल फीचर्स क्या थे ऑडिटिंग के। ठीक है, नेचर जो है वो सेम सा ही है, इसको आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कि भाई पहले जो था वो अकाउंटिंग तक ही जो था आपका स्कोप था, लिमिटेड था। ठीक है, उसके बाद में वो एक्सटेंड हो गया और फिर उसमें नॉन फाइनेंशियल वाले एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड हो गए, तो वो सब कुछ सेम ही चीज लिखी हुई है। देन हमने डिफरेंस पढ़ लिया बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इसके बाद में हमने डिफरेंस पढ़ लिया बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, तो अपना ये हो गया कंप्लीट। देन हमने स्कोप पढ़ लिया था ऑडिट का। इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, जो अपने आईसीएसआई रेपो डी हमने किया था। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट अपना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अपने कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग अपना हो ही गया। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल कंट्रोल्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एडवांटेजेस मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप अपने लेवल पे खुद से एक बार ट्राई करोगे और उसके बाद में आप यहाँ से इसको गो थ्रू करोगे तो आपको दिख जाएगा भाई सेम सी ही सारी चीजें रिपीट कर रखी है। चलो देन हमने क्या बात कर ली थी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट जो था वो अपना बिगिन किया था, कि अपने ऑडिट जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो फर्स्ट अपना क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज, पीरियोडिसिटी वाइज, स्कोप वाइज, और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, सब्जेक्ट मैटर वाइज। तो इस तरीके से ये सारे जो है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, इसके बाद में हमने आगे जो अपना नेक्स्ट था, डिफरेंस पढ़ लिया स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी के बीच में, ऑब्जेक्टिव वाइज के अकॉर्डिंग। एक हमने इंटरनल पढ़ा और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग हमने 4 पढ़ लिए, पीरियोडिकल, फाइनल, इंटरिम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूअस ऑडिट और एक लास्ट हमने पढ़ा लिमिटेड रिव्यू। ठीक है, ये चारों अपने हो गए। देन हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिकल। इसके बाद देखो क्या था, अपना स्कोप वाइज कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट और इन डेप्थ जो अपनी डिटेल्ड ऑडिट थी। एंड देन हमने सारे जो अपने सब्जेक्ट मैटर वाइज क्लासिफिकेशन थे वो हमने सारे के सारे यहाँ पे जो थे वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लास्ट में अपना इन्वायरमेंटल ऑडिट तक अपना पूरा हो गया। ठीक है, सो विद दिस अपना जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है वो अपना होता है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा आपका चैप्टर है, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता है, बस कीवर्ड कीवर्ड पढ़ लोगे तो आप खुद से भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो अपने ये डिफरेंट हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना, इसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन वो आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशनल पे आया हुआ है, टैक्स ऑडिट पे आपका आया हुआ है, तो इसमें से आपका जो 7 मार्क का क्वेश्चन है वो बन जाता है। बट बहुत ही सिंपल सा अपना ये चैप्टर है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।